जितने भी नवीन विद्यार्थी हैं वो ध्यान कर लो। अगर आपको मेरे साथ जुड़ के भैया इकोनॉमिक्स करनी है तो भैया नोट्स बना लेना, आपको एक रजिस्टर लेके ही आना पड़ेगा। संभवतः यदि आप स्पाइरल बाइंडिंग का रजिस्टर लेके आते हैं तो बहुत बढ़िया, बेस्ट। और मैं तो कहता हूँ आपको लेके ही वही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया स्पाइरल बाइंडिंग में कल को किसी टॉपिक में, सपोज करो बैंकिंग का टॉपिक है, इस बैंकिंग के टॉपिक में हमें कोई बीच में नवीन कुछ आयाम जुड़े हो तो उसको जोड़ने हो तो क्या करोगे आप? ये स्पाइरल बाइंडिंग को खोलो और बीच में वो पेज लगा लो, तो आपके क्या नोट्स हमेशा अप टू डेट रहेंगे। क्या? अप टू डेट रहेंगे। और कोई नवीन विद्यार्थी है तो उनको मैं अभी बता दूं कि देखो तुम्हें नोट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। जैसे आपका ये A4 साइज का पेपर है, क्या आपका ये A4 साइज का पेपर है, तो इस पेपर में इतना 10 से 12% का एरिया खाली छोड़ देना। क्या? 10 से 12% का एरिया खाली छोड़ देना। क्यों छोड़ देना? सपोज करो हम यहाँ पर बैंक के बारे में टॉपिक पढ़ा, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि इस टॉपिक पर कोई ना कोई एकदम से कोई करंट इवेंट आ गया, तो उसको आप कीवर्ड में यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। क्या होगा इससे? इससे आपके नोट्स के साथ साथ ये नोट्स आपके अपडेट भी रहेंगे, आपको अलग से इन पेजेस को देखने की आवश्यकता नहीं है। और कई बार क्या होता है दिमाग से स्किप हो गया, तब 6 महीने बाद आपको ध्यान आएगा ये चेंजेस हुए थे। लेकिन यदि आपने तुरंत ही इन चेंजेस को अपने इन्हीं नोट्स में अपडेट कर लिया तो आपके पास अपडेटेड नोट्स हो गए आपके, है ना। बेसिक तो आपने पढ़ा ही पढ़ा, साथ ही साथ उससे संबंधित कोई नए चेंजेस आए तो वह भी आपने इसमें लिख लिया। सपोज करो ये बैंकिंग अधिनियम 1949 है, इसमें कोई धारा जुड़ी, मतलब कोई इसमें कोई नया आपके क्लॉज जुड़ा, तो उस क्लॉज को यहाँ लिख लेना बगल में कि ये नया इसमें चेंजेस हुआ है। समझ गए? लो, आज हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग चैप्टर के बारे में। अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं। नमस्ते मुकेश। मूलभूत बातें क्या हैं? पहले तो हम ये जान लें कि बैंक होता क्या है। अभी तक तो हम ये सुनते थे कि भैया पिताजी गए बैंक पैसा जमाने, या आपको भी दिया होगा पैसा जमा कराने के लिए। कहीं आप दिल्ली पढ़ रहे हैं या बाहर कहीं पढ़ रहे हैं तो बैंक से तो आपका वास्ता तो होगा ही, और आप सबके पास एक कार्ड भी होगा प्लास्टिक का सा। उस प्लाट का ऐसा अद्भुत कार्ड है कि लगाया एटीएम एक मशीन के अंदर और पैसे निकल आते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो भैया बैंकिंग से तो आप अच्छे से रिलेटेड समझते हो भैया क्या है। चलो इनको शब्दों में देख लेते हैं बेसिकली है क्या, है ना। कई बार हम पूछते हैं भैया बैंक क्या है, तो छोटा बच्चा बोलता है या स्कूल का विद्यार्थी 10वीं 11वीं का, बैंक क्या है? जिसमें पैसे रखे रहते हैं, हमारे पैसे जमा है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं। उसकी वो भोली सी डेफिनेशन ही सही डेफिनेशन है। हम बड़े बच्चे तो क्या करते हैं, उसको बहुत तोड़ मरोड़ के उसका सत्यानाश कर देते हैं, और वास्तव में बैंक है ही ये, है ना। जैसे बोलते हैं पिगी बैंक, घर का बैंक, आपके अनाज का बैंक। ये क्या है? यहाँ पर आप कुछ चीज स्टोर करके रखते हो ना। तो देखो अर्थव्यवस्था में या इकोनॉमी में बैंक क्या होती है? बेसिकली इंस्टीट्यूशंस होती हैं, संस्थाएं होती हैं, ठीक है। और ये संस्थाएं करती क्या है? ये संस्थाएं बेटा जमा स्वीकार करती हैं और उनका ऋण बांटती हैं। ये दो काम जो भी कर रहा होगा ना, वो क्या कहलाएगा? बैंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैंक कहलाएगा। यदि विकास जी आपसे कोई जमा स्वीकार करते हैं, मतलब कि आपके पास पैसा पड़ा था, आपने वो सोचा चलो विकास जी के पास जमा करा के आ जाते हैं, और आपने मेरे पास जमा करा दिया, और कोई तीसरा आदमी मेरे पास आ गया, सपोज करो राजेश मेरे पास आ गया। हाँ राजेश आर्या, प्लानिंग कंप्लीट हो गया। प्लानिंग देखो, अच्छे से देखो, शानदार तरीके से अपन ने किया है ना। बेस्ट बेस्ट प्लानिंग अपन ने बहुत शानदार तरीके से किया है ना। और उसको यूज कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में, है ना। तो जैसे राजेश मेरे पास आ गया कि भैया जमा तो करा के गया था, मुझे सपोज करो मुकेश पैसा, उसके पास पैसा पड़ा होता कि बोला सर जी ये पैसा रख लो आप, और राजेश मेरे पास आया तो राजेश को मैंने क्या दे दिया? पैसा दे दिया। अगर ये मैं प्रक्रिया कर रहा हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगा? बैंक कहलाऊंगा। मैं एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक का काम कर रहा हूँ, और ये जो मैं काम धाम कर रहा हूँ क्या है? बैंकिंग कर रहा हूँ। अच्छा ये तो बात आ गई साधारण, ठीक है। लेकिन हम रहते हैं भैया डेमोक्रेसी में, भारत में किसका संविधान का है? संविधान हमारी एक है जिसने कह रखा है कि भैया देश में आप जितने भी काम करेंगे उसके लिए कोई ना कोई नियम कायदे बनेंगे, और ये नियम कायदे कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। तो भैया संसद ने हमारे इन कामों के लिए कुछ नियम भी बनाए, है ना, कुछ अधिनियम बनाए। तो इसी में बड़ा बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत ये पंजीकृत होते हैं। ये जो संस्था है ना बैंक, जो ये काम करती है जमा लेना, ऋण देना, ये जो संस्थाएं कहाँ पर पंजीकृत होंगी? बैंकिंग अधिनियम 1949 में, 49 में, समझ गए। और उनका काम क्या होगा? इन संस्थाओं का काम होगा जमा स्वीकार करना और ऋण बांटना। राजेश आर्या नोट्स वह बनाए मैंने, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। नोट्स बनाने ही चाहिए राजेश, बिना नोट्स के पार पड़ेगी नहीं।
जी सब देखे हैं मैंने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तबला विद के बॉय। तय मान के चलना राजेश, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स बनेंगे तुम्हारे वो प्लानिंग के भी, मैं अभी भी दावे के साथ कह सकता हूँ, है ना। अब उसमें बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेसिक चीजें तो सारी समझ में आ गई। अब उसमें क्या होगा, कोई भी नई चीज तुम्हें दिखती है ना, उसमें जोड़ते चलो। जैसे कोई योजना दिख गई या कोई नई कोई कमेटी दिखती है तो उसमें जोड़ते चलो। बेसिक प्लेटफॉर्म हमारा हमारा बन जाना चाहिए, ठीक है ना। आदमी के लिए यही होता है कि भैया उसको हाथ का काम सिखा दो, फिर वो अपने हाथ से जो चाहे वो इबारत खड़ी कर ले। सीधे इमारत बना के मत दो इसको। तो आपको हाथ से काम कैसे करना है उसकी इबारत आपकी बनी हुई है। अब आपको उसमें कोई नई चीज आती है तो वो आराम से आप जोड़ सकते हो। आप एनालिसिस कर सकते हो हर बिंदु का, क्योंकि हमने हर जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं थी बच्चों, उसका बहुत शानदार तरीके से मूल्यांकन किया था। क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, इसके पीछे क्या ऐतिहासिक क्रम रहा, सारी बातें हमने समझी थी। राजेश, अरे धावस रखो, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, है ना। अभी यहीं से चलने दो, जब हम वहां पहुंचेंगे ना तब उसको लेके आएंगे। चलो, बैंक के बारे में ध्यान रखो, ये वह संस्थाएं हैं जो जमा स्वीकार करती है और ऋण बांटती है। अच्छा, ये संस्थाएं बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत पंजीकृत होती हैं, है ना। ठीक है, तो इनको मतलब कानूनी वैधता भी मिल गई। चलो, अच्छा, ये जो बैंक है जिसके बारे में आप सुनते हैं, पैसे जमा कराते हैं, निकालने जाते हैं, ठीक है। तो इन बैंक जो भी आपको सेवाएं देती हैं, ये क्रियाएं क्या कहलाती है, बैंकिंग क्रियाएं कहलाती हैं। क्या कराती है, बैंकिंग क्रियाएं कहलाती हैं, समझ गए। क्लियर, ये जो बैंक आपको जो जो सेवाएं देती हैं तो यही क्या कहलाती है, बैंकिंग कहलाती है। तो बैंक तो क्या है बेटा, एक इंस्टीट्यूट है। और ये जो बैंक जो जो आपको सेवाएं देती हैं, सर्विसेज देती हैं, वो क्या कहलाती है, वो बैंकिंग कहलाता है, समझ गए। स्पष्ट है। और इन बैंकों के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं क्या कहलाती है, बैंकिंग कहलाती है। नोट्स भी आपको ऐसे ही बनाने हैं, मैंने पूरी आपको बना बने के दे दी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ परिभाषाएं हमको इनिशियली जाननी पड़ेगी, क्योंकि ये शब्दावली बार बार हमारे इस पाठ में आएंगी आगे। ऐसे ही बेटा एक होता है फाइनेंशियल सिस्टम। क्या होता है फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब वित्तीय तंत्र। ये फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, इसको देख लेते हैं। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वित्तीय प्रणाली। क्या बोलते हैं, वित्तीय प्रणाली। यदि मैं आपसे पूछूं वित्तीय प्रणाली से आपका क्या आशय है, देखो, जब भी वित्तीय प्रणाली की बात आ गई ना, मतलब कि कोई सिस्टम की बात आ गई, ये भी कोई ना कोई संस्थाओं की बात कर रहा है। क्या, संस्थाओं की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना, वित्तीय प्रणाली से आशय क्या है, बाजार की संस्थाओं से है। ये कोई बाजार है जहां पर बेटा ये काम धंधा, चाहे दुकान हो चाहे ऑफिस हो, ऐसी कोई संस्थाएं होती हैं जो बाजार में बैठी हुई है, ठीक है ना। बाजार की संस्थाओं से आशय है भैया वित्तीय प्रणाली से, जो क्या करती हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में जो बचत होती है उसको बढ़ाने का काम करना, इसका ये होता है उद्देश्य। क्या, हमारी अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाना, और ये जो बचत हमारी अर्थव्यवस्था में हो रही है, इसी बचत का ऑप्टिमम यूज करना, कुशलतम प्रयोग करना, समझ गए। मतलब ये गति बनाए रखना कि बचत आदमी ज्यादा करते जाए और इसको हम आगे कुशलतम इसका प्रयोग करते जाएं। ये गतिशीलता बढ़ाने का मुख्य कार्य कौन करता है, वित्तीय प्रणाली करती है। कई बार कहते हैं ना कि भैया इस देश की तो फाइनेंशियल सिस्टम का ही पट्टा लग गया, इस देश की फाइनेंशियल सिस्टम ही खराब हो गया। या कई बार क्या कहते हैं, तुम्हारे घर में भैया कोई फाइनेंशियल सिस्टम है क्या, कोई तरीके से चलना जानते हो, नहीं जानते कि भैया जो भी आया खर्च कर दिया। तुम्हारे पास आज 1 रुपये नहीं है, कल को बीमार हो गए तो कहाँ से क्या ठीक करवाओगे, कुछ कर रखा है क्या तुमने। और दूसरी तरफ देखो आप उनको, वर्मा जी को, वर्मा जी ने कमाई कराई, उसको पाई पाई का कैसे बचत करके कैसे अच्छे से उसका उपयोग किया है, देखो उनका फाइनेंशियल सिस्टम कितना अच्छा है। सीखो उनसे। तुम तो इतने बड़े पोस्ट पर हो, वो तो सिंपल नॉन गजेटेड अधिकारी हैं, बाबू ही है, लेकिन उनका फाइनेंशियल सिस्टम कितना अच्छा है, समझ गए। तो वित्तीय प्रणाली से क्या आशय है बेटा, कि ऐसी बाजार की संस्थाएं, इन बाजार की संस्थाएं क्या करती हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाने का काम करती है। और इन बचत का कैसे अर्थव्यवस्था में कुशलतम प्रयोग किया जाए, ये जो भी काम करते हैं ना, ये सारी किस में आती है बेटा, हमारी वित्तीय प्रणाली में आती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कुशलतम प्रयोग मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ठीक है ना। ये काम होता है वित्तीय प्रणाली का। और ये संस्थाएं कैसे होती हैं, जैसे सपोज करो ये LIC वगैरह, ये सब फाइनेंशियल सेक्टर के पार्ट है। कि आपने अपनी बचत करी, ये बचत आपने यहाँ पर जमा कराई, ठीक है। जब आपका रिटायरमेंट हुआ या बेटी की शादी की जरूरत पड़ी तो एक साथ आप वहां से पैसा निकाल के लिया है। धीरे धीरे करके बचत करने का अभ्यास से जब कुछ समय बाद, समय तो ऐसे निकलता है बेटा, पंख लगा के उड़ता है, मालूम भी नहीं पड़ता कब 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए। तुम अभी तैयारी कर रहे हो, अभी 1-2 महीने पहले अपन जब बातचीत करते थे, करते करते 1-1.5 महीने निकल गया, ठीक है ना।
ऐसे ही और समय निकल जाएगा। तो भैया इसीलिए कहते हैं कि बचत जो थोड़ा थोड़ा करते हैं, फिर जैसे 5-10 साल बाद आपको जरूरत पड़ी तो निकाल के ले आओ अर्थव्यवस्था में। और जो बचत 10 साल तक आपने जमा जमा कराई, वो उस बचत का क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था में यूज में ले लेंगे। सपोज करो सरकार को लोन में दे दिया, कोई मकान दुकान बना रहा है उसको लोन में दे दिया। कहने का तात्पर्य ये कि अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाना, और उस बचत का ऑप्टिमम प्रयोग करने वाली संस्थाएं किसका पार्ट होती है, यही वित्तीय प्रणाली कहलाती है, ये फाइनेंशियल सिस्टम कहलाता है। समझ गए? बहुत बढ़िया मुकेश जी को समझ में आ गया। मतलब कि वित्तीय प्रणाली से आशय बाजार की संस्थाओं से है, जो कि अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाने तथा उसका कुशलतम उपयोग करने, और कैसे अर्थव्यवस्था में वो गतिशील बने रहें, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देखो इंग्लिश में शब्द जरूर लिख लेना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। देखो हिंदी मीडियम वाले भी है ना, वो भी बेटा इन शब्दों को लिख लिया करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। क्यों कह रहा हूं मैं, कई बार क्या होता है बेटा, ये जो हमारे यूपीएससी भैया जो ट्रांसलेशन करती है ना अंग्रेजी का, कई बार इतना जबरदस्त करती है कि आंखों के और दिमाग के सारे चक्षु फेल हो जाते हैं। तो इसलिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में लिखते रहना है ना, फिर हिंदी का आपको अर्थ ही समझ में नहीं आएगा कि इसने पूछा क्या है। समझ गए? चलो, ये जो वित्तीय बाजार है ना बेटा, ये औपचारिक रूप से वित्तीय बाजार की हमारे देश में शुरुआत हुई थी सन 1806 में। क्या? औपचारिक वित्तीय बाजार का जो उदय हुआ था वो सन 1806 में हमारे भारत देश में हुआ था। चलो इस फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम को समझते हैं, वित्तीय प्रणाली या बाजार प्रणाली को एक बार समझते हैं कि है क्या। देखो आपके लिए मैंने एक छोटा सा ये डायग्राम बनाया है, ये इसको इन्फोग्राफिक्स को आप अपने जो भी नोट्स बनाए उसमें भी उतारना है ना, जरूर उतारना। समझो बेटा, हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम को एक बार समझो। दो तरीके के हमारे यहाँ पर अभी सिस्टम चलते हैं, एक तो चलता है मुद्रा बाजार और एक चलता है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार भी समझेंगे, पूंजी बाजार भी समझेंगे क्या होता है, एक बार इस इन्फोग्राफिक्स को समझ लो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मुद्रा बाजार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मनी मार्केट। देखो बाजार तो आप समझते हो ना, बाजार में जाते हो दुकान पे सामान लेने, वहां पर पैसे देते हो, पैसे दे के आप कोई सामान लेके आते हो, मतलब उस बाजार में क्या करके आ रहे हो, कोई ना कोई एक्सचेंज करके आ रहे हो, विनिमय करके आ रहे हो। कहते हैं ना कई बार कि लड़के बोलते हैं भैया मेरे तो आंखों से उनसे क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो वो भी एक तरह का एक्सचेंज है, और ये भी बाजार में क्या है, एक तरह का एक्सचेंज है। समझ गए? आंखों ही आंखों में भैया आपने कम्युनिकेशन कर लिया, ये भी क्या है, एक्सचेंज है, विनिमय है। लेकिन बाजार में जब आप मुद्रा देके या पैसा देके कुछ भैया चीज खरीद के लेके आते हो और आपने उसको बदले में उसका पैसा दिया, तो ये भी क्या है, एक्सचेंज है। बाजार में यही काम होता है, सामान को खरीदना बेचना, यही काम होता है। अब वो मुद्रा का है तो मुद्रा बाजार हो गया, कपड़ा है तो कपड़ा बाजार हो गया, यदि वो सब्जी का बाजार है तो सब्जी का बाजार हो गया, सिंपल सी बात है। और चूंकि हम वित्तीय बाजार की बात कर रहे हैं, तो वित्तीय बाजार में तो यही सामान मिलेगा, या तो मुद्रा बाजार कहलाएगा या पूंजी बाजार कहलाएगा। मतलब कि आप एक ऐसे मॉल में घुसे जिसका नाम था फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें घुसते ही उसने बोला गार्ड ने कि देखो साहब एक काम करो, आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो मुद्रा बाजार पड़ेगा, और राइट हैंड साइड में जाओगे तो पूंजी बाजार पड़ेगा। अब आप नए आदमी, आपने कहा भाई ये कौन सा बाजार है, मुद्रा बाजार क्या है, पूंजी बाजार क्या है, मेरे को ये तो समझाओ, तभी तो मैं वहां उस दिशा में जाऊंगा। अब समझो मेरी बात। अब आप, ये आदमी जो गया है ना इस बाजार के अंतर्गत, ये वही वही आदमी है जिसकी बीबी इसको लड़ रही थी कि वर्मा जी की फाइनेंशियल प्लानिंग देखो कितनी जबरदस्त है, तुम तो पैसा लाते हो और खर्च कर देते हो। पत्नी ने डांटा ना, तब जाके ये वित्तीय, ये फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आया है, ये देखने के भैया क्या चीज है। समझ लो इतना। अभी जो फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम है ना, दो तरह का है, एक तो मनी मार्केट होता है और कैपिटल मार्केट होता है। बताऊंगा मैं अभी क्या है। अब इसमें बेटा दो तरह के इसमें भाग होते हैं, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक, जिसको बोलते हैं असंगठित। देखो औपचारिक तो सम आप मान के चलो, ये होता है जिसका कोई ना कोई कानून के माध्यम से लेके आए हैं ना, जिस पर कल को कोई गड़बड़ी हो गई तो आप उसको पकड़ धकड़ सकते हो कि भैया ये चीज यहाँ पर स्थापित है। मतलब कि ये संगठित होते हैं, औपचारिक होते हैं, इनका रूप सामान्यतः सभी जगह समान रूप से मिलता है और किसी कानून के आधार पर ये चलते हैं। ठीक है? अब इसमें एक तो मनी मार्केट होता है, एक पूंजी बाजार होता है। अच्छा, मुद्रा बाजार में क्या क्या आते हैं, वाणिज्यिक बैंक, जैसे कि भैया उसकी पत्नी ने उसके पति को लड़ा, तो वो जिस फाइनेंशियल मार्केट में अंदर घुसा और उससे बोला कि भैया लेफ्ट हैंड में जाओ, वहां पर क्या मनी मार्केट है। जैसे वो आदमी लेफ्ट हैंड में गया तो उसको क्या वाणिज्यिक बैंक दिख गया, और वाणिज्यिक बैंक वालों ने बोला कि अरे भाई साहब आप ऐसा क्यों करते हो, भाभी जी लड़ेंगी तुम्हें, तुम्हारे पास तनख्वाह आती है तो एक काम करो, कल से 5 रुपए यहाँ पे जमा करा दिया करो हमारे पास, धीरे धीरे जमा होते रहेंगे, तुम्हारे खूब सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। समझ गए?
तो भैया भाई साहब समझ गए कि भैया मुद्रा बाजार में मुझे पैसा जमा कराना है। और उन्होंने भाई साहब ने बोला कि साहब मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई तब क्या करेंगे? तब वाणिज्यिक बैंक वालों ने बोला क्यों घबराते हो भाई साहब, जब चाहे तब आके ले जाना पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? इसी तरीके से बेटा मुद्रा बाजार में आरआर भी होता है, रीजनल रूरल बैंक। वो गांव में रहता था तो गांव में क्षेत्रीय बैंक थे। अच्छा, बैंकों में भी एक सहकारी बैंक होता है, ठीक है ना? एक कॉल मार्केट होता है, एक रेपो मार्केट होता है, एक मुद्रा बाजार, तो हम देख ही रहे हैं। देखो इन सब चीजों को एक एक को बहुत विस्तार से हम समझेंगे, लेकिन आपको यह विषय ध्यान में आना चाहिए, जिस मॉल में आप घुसे उसमें लेफ्ट हैंड में मुद्रा बाजार में ये सारी चीजें आती हैं। समझ गए? और पूंजी बाजार की साइड में गए तो उन्होंने देखा वहां पे भैया एक विकास वित्त संस्थान थी, एक प्रतिभूति बाजार था। प्रतिभूति क्या होती है? सिक्योरिटीज होती है। सिक्योरिटीज क्या होती है? कागज का टुकड़ा होता है, उस पर लिख के देते हैं कि साहब मेरी गारंटी है, आप 10 रुपए मुझे देंगे तो 1 साल बाद मैं आपको 11 रुपए दूंगा, मेरी गारंटी है। वो गारंटी करके कागज के टुकड़े पे लिख के देते हैं। 1 साल बाद वो कागज का टुकड़ा आप ले जाके देते हो तो वो आपको 11 रुपए दे देगा, सभी ईमानदारी से काम हो रहा है तो। समझ गए? एक होती है बेटा निवेश संस्थाएं, कि भैया आपने बोला कि देखो आपके पास पैसा पड़ा है 1 लाख रुपए, आप मुझे दो, हम इसको निवेश करेंगे। समझ गए? 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, या कहीं बिल्डिंग बन रही है, कहीं सरकार कोई पुल बना रही है, वहां पर आपका पैसा निवेश करेंगे और हम आपको इसके बदले में क्या देंगे? ब्याज देंगे। इसी प्रकार से बेटा एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, कि भैया ये वित्तीय कंपनी तो है लेकिन ये कैसी है? नॉन बैंकिंग है, बैंकिंग जैसा काम नहीं है, जमा स्वीकार नहीं करती है, लेकिन है तो पार्ट बेटा बाजार का, क्योंकि लेन देन होता है फाइनेंस का, ठीक है ना, वित्त का। और एक होता है बेटा उद्यम पूंजी निधि। समझ गए? अब देखो बेटा, जो पहला वाणिज्यिक बैंक का उदय हुआ था वो 1806 में हुआ था। रीजनल रूरल बैंक हमारे 1975। सहकारी बैंक का हमें उदाहरण देखने को मिलता है 1904। इसका कॉल मार्केट का अज्ञात है बेटा ये। रेपो मार्केट 94 में शुरू हुआ था। और मुद्रा मार्केट जिसको हम मनी मार्केट, जिसके अंतर्गत म्यूचुअल फंड वगैरह आते हैं, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? म्यूचुअल फंड आते हैं। सब समझेंगे है ना? आप तो ये भैया डायग्राम बना लेना एक बार, मतलब ये इंफोग्राफिक नोट कर लेना। और कैपिटल मार्केट में क्या आते हैं? विकास वित्त संस्थान, इसको बेटा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बोलते हैं, डीएफआई। और ये क्या है अपना? प्रतिभूति बाजार, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी मार्केट, ये भी भैया 1875 में ही चालू था। निवेश संस्थाएं 1904, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने के वाले जो इंस्टीट्यूट आपको बताएंगे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। और एनबीएफसी के बारे में तो हम समझेंगे बेटा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और एक होता है बेटा उद्यम पूंजी निधि, इसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर मतलब उद्यम करने जा रहे हैं, आप कोई नया काम धंधा स्थापित करने जा रहे हैं। वेंचर कैपिटल फंड ये कब आया था? 1992 में आया था। ये सारे कैसे हैं बेटा? औपचारिक हैं, संगठित रूप से आपने पार्ट देखे। एक होता है अनौपचारिक, काम में आप देखते हो ना, पैसे की जरूरत पड़ी तो अपन गए एक के पास, सेठ के पास, तो उससे बोला महाजन या सेठ के पास कि साहब देखो फसल होने वाली है, एक काम करो पैसा दे दो। तो उसने आपको 1000 2000 रुपए दे दिया और उस पर ब्याज बता दिया कि साहब इतना ब्याज दे देना, या जब तेरी फसल हो जाए तो तेरा ब्याज कम कर देता हूँ लेकिन फसल में रखूंगा। ऐसा वो सेठ या महाजन गांव में कह देता है। ये जितने भी काम करते हैं बेटा सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करते हैं, कोई कानून के तहत कोई लिखा पढ़त नहीं। इनकी केवल एक कॉपी होती है जिस पर वो अपने हिसाब से अपना नोट डाउन कर लेते हैं किसको क्या क्या पैसे दिया, लेकिन कानून के अनुसार चलने वाली चीजें नहीं है। जैसे श्रेष्ठ ही बोलते हैं, कहीं पर इसको सेठ ही बोलते हैं, कहीं सेठ कहीं महाजन बोलते हैं। ठीक है, ये देसी बैंकर्स का होता है हमारे, एक तरीके से क्या है? देसी बैंकर्स हैं। समझ गए? गांव में भी क्या होता है बेटा, कई परिवार ऐसे होते हैं जो घर में पैसा नहीं रखते हैं, वो क्या करेंगे? जो गांव का बड़ा समझदार ईमानदार या कोई सेठ महाजन है उसके पास जाके पैसा रख देंगे, देखो बाबूजी ये लो, हमारा आप 10,000 रुपये रख लो आप, ठीक है, बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे ले लेंगे। ऐसा बहुत होता है, आज भी गाँवों में ऐसा बहुत होता है ना? तो ये कैसे है बेटा? असंगठित और अनौपचारिक रूप से हैं, है ना? इनके कोई सेट फॉर्मूले या सेट रीति नीति नहीं है। जिसके जस्ती है वैसे तो ब्याज ले लेते हैं, जिसके जस्ती है उस हिसाब से एक्सप्लॉइटेशन कर लेते हैं। समझ गए? तो ये कैसा सेक्टर है? अनौपचारिक सेक्टर है। समझे? अब देखो एक बार रिवीजन कर लो आपने अभी क्या क्या समझ लिया। अंकित मिश्रा यायावार, पंडित जी यायावार एनबीएफसी के बारे में भी समझेंगे, लेकिन व्योमकेश बख्शी अभी मत बनना, है ना? ये जब औपचारिक संगठित बता रहा हूँ तो कोई ना कोई औपचारिक संगठन के हिसाब से एनबीएफसी बना है ना, वो मैं आपको सब बताऊंगा। कैपिटल मार्केट में कैसे बना, मनी मार्केट में कैसे बना, जब यहाँ पर लिख दिया तो लिख दिया, है ना? अभी तक तो सही है ये, जब तक कि कोई बड़ा कोई अमेंडमेंट नहीं हो जाता ना। अभी जो चल रहा है उसको चलने दो यार, है ना? मैं हर बच्चे से कहता हूँ देखो, सपोज करो ये मैंने गलत भी बता दिया, मान लो, है ना, गलत भी बता दिया, वैसे तो गलत है नहीं, चलो गलत भी बता दिया, तो हमें व्योमकेश बख्शी नहीं बनना। हमें क्या करना? 100 में से एक चीज को छोड़ के 99 चीज को ग्रहण कर लेना, एक को जाने देना, है ना?
क्योंकि एक के बारे में भैया आप झगड़ते रहोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, 99 भी हाथ से चले जाए। क्लियर है? ठीक है पंडित जी, व्योम केस बख्शी नहीं बनना फिलहाल के लिए, तो भरोसा कर लो, इसको देख लो। जहां मुझे कंफ्यूजन होगा ना, मैं वैसे ही बोल दूंगा कि यार देखो भाई, ये मुझे खुद को कंफ्यूजन है, एक बार इसको तुम देख के मुझे बताना। समझ गए? एक बार देख लो हमने क्या क्या देखा है। हमने स्टार्टिंग किया है बेटा बैंकिंग और उसकी वित्तीय प्रणाली, उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें जानने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। सीधे ये नहीं कूद रहे कि कब बैंक बना था, क्या बना था, कैसे बना था, ऐसे पार नहीं पड़ती, है ना। बैंक क्या होती है वो हमने देखा, फिर हमने देखा बैंकिंग क्या होती है, हमने वह भी समझा, फिर हमने समझा वित्तीय प्रणाली के बारे में। हमारी हेडिंग जो है उनको तो समझ लें हम। फिर हमने वित्तीय प्रणाली के बारे में समझा, फिर हमने एक ये इंफोग्राफिक्स देखा, वित्तीय बाजार को दो भागों में बांटते हुए देखा, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। समझ गए? और इसमें हमने क्या देखा कि औपचारिक संगठित होते हैं कुछ, और कुछ अनौपचारिक या असंगठित होते हैं। अब देखो बेटा मुद्रा बाजार क्या होता है ना। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं, देखो सब आ जाएगा। ये मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार तुम कह रहे हो ना बेटा, हम भारत की वित्तीय प्रणाली के बारे में यहाँ देखेंगे ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ना। बस साथ साथ धीरे धीरे जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ ना, उस हिसाब से तुम चलते चलो, दिमाग मत लगाना, अभी मत लगाना ना। चिंता मत करो भैया, मैं उसी हिसाब से कराऊंगा। यदि मैं आपकी जगह बैठा होता, या जब मैं तैयारी कर रहा था, जो मुझे कमियां नजर आई, तो वो कमियां मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। संभव है तुम्हें इनकी गूढ़ बातों का भी ध्यान में नहीं आए, लेकिन देखो 10-15 दिन में तुम्हें सब ध्यान आने लग जाएगा। प्लानिंग पढ़ा ना, प्लानिंग हमने कितने विशद विशद तरीके से पढ़ा है, आप सभी बच्चों को ध्यान है। समझ गए? चलो वित्त के बारे में देख लेते हैं। अब फाइनेंस क्या होता है? वित्त, देखो ये जो मुद्रा है ना, जिसको कानूनन हमारे बोल रखा है कि जिसके माध्यम से आप एक्सचेंज कर सकते हो, वैसे देखो डेफिनेशन तो मुद्रा की क्या है, जो मुद्रा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, है ना, वही मुद्रा है। जो मुद्रा की तरह मुद्रा का कार्य करे वही मुद्रा है। तो मुद्रा के उपयोग के अधिकार को हम क्या कहते हैं? वित्त कहते हैं। मतलब कि जो मुद्रा आपके पास है उसको आप उपयोग कर सकें, इसका आपको अधिकार है, तो आपको क्या बोलेंगे? आपके इस चीज को वित्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइनेंस बोलेंगे। कई बार कहते हैं ना यार, भाई मेरे धंधा बड़ा मंदा चल रहा है यार, थोड़ी सी फाइनेंस की आवश्यकता है यार। मतलब हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? थोड़े यार भाई वित्त की आवश्यकता है। तो उसने क्या बोला? ठीक है यार, चिंता मत कर, तू मेरा प्यारा दोस्त है, तेरे संकट में मैं काम नहीं आया तो और कौन काम आएगा। तो वो उसको वित्त देता है। वित्त किस रूप में देता है? कैश के रूप में भी दे सकता है, गोल्ड के रूप में भी दे सकता है, ऐसा कोई भी साधन के रूप में दे सकता है जिसके माध्यम से वो उसका उपयोग कर सके मुद्रा के रूप में। समझ गए? कुछ सिक्योरिटीज भी दे सकता है उसको, कई अन्य चीज भी दे सकता है। समझ गए? तो मुद्रा के उपयोग के अधिकार को क्या कहते हैं? वित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वित्त कहते हैं। समझ गए? यदि आप कोई ऐसा सामान लेके चले गए, लकड़ी का टुकड़ा लेके चले गए दुकान पे, और आप बोलते हैं देखो साहब ये सागवान का टुकड़ा, एक काम करो ये रख लो और मुझे 1 किलो चावल दे दो, और यदि वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं लेता है, तो क्या वो वित्त का पार्ट कहलाएगा? कि बिल्कुल नहीं कहलाएगा। भैया की वित्त नहीं है, इसको उपयोग का अधिकार नहीं है तुम्हें। तो मुद्रा के उपयोग के अधिकार को ही हम क्या कहते हैं? वित्त कहते हैं, फाइनेंस कहते हैं। समझ गए? जेब में पैसा लेके जाओगे, फिर बाजार में जाके सामान खरीदोगे, मतलब उसको उपयोग करने का आपके पास अधिकार है उसका। ठीक है? सबको अधिकार दे रखा है, जिसको आप दोगे वो भी उसका उपयोग कर सकता है, अधिकार कर सकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वित्त बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस बोलते हैं। फिनेंस, फाइनेंस, जो मन में है वो बोल लेना अंग्रेजी में, लेकिन इसको हिंदी में वित्त ही बोलते हैं। ठीक है? इसके संबंधित भी दो पारिभाषिक शब्दावली हैं, उनको भी देख लो। एक होता है बेटा वित्तीय विनिमय, और एक होता है वित्त बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। क्या? एक होता है वित्तीय विनिमय और एक होता है फाइनेंशियल मार्केट। देखो गूढ़ शब्दावली, उनका ध्यान रखना। अच्छा, वित्तीय विनिमय क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है? देखो भैया ध्यान रखना, उधार में मुद्रा लेने एवं ऋण देने की जो क्रियाएं होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वित्तीय विनिमय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वित्तीय विनिमय बोलते हैं। मतलब कि जो मेरा मित्र मेरे से पैसा लेने आया था कि साहब मेरा धंधा ठीक नहीं चल रहा, विकास जी कोई मदद कर दो, तो मैंने उसको क्या दी? कोई मुद्रा दी। सपोज करो उसको 10,000 रुपये मैंने दिए, और 10,000 रुपये मैंने दिए, तो उस पे मेरे दोस्त ने क्या बोला कि देख भाई तू मेरा दोस्त तो है, लेकिन धंधे के लिए ले रहा हूँ, तो मैं तेरे को उसमें ब्याज जरूर दूंगा। क्या दूंगा? ब्याज जरूर दूंगा। तो ये जो मैंने लेन देन किया है, ये किसके अंतर्गत आएगा बेटा? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंतर्गत आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वित्तीय विनिमय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वित्तीय विनिमय बोलते हैं। कई बार कहता है ना कि कोई विवाद हो जाता है दो पक्षों में, कहते हैं कि साहब इन्होंने मेरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया ही नहीं, झूठ बोलता है ये,
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है कि भैया इसने मेरे से पैसा लिया ही नहीं, झूठ बोल रहा है ये, ना तो इसने मेरे से पैसे लिया, ना हमारी कोई तय हुई थी भैया इसको कि मैं ब्याज दूंगा। खूब लड़ाई झगड़े देखे नहीं देखे आपने, घर बार में भी होते हैं। तो वो भैया क्या कहलाता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाता है। देखो क्या है कि वित्तीय विनिमय, हिंदी में हम इन शब्दों को काम कम लेते हैं ना, अब लेकिन अंग्रेजी में तो खूब बोलते रहते हैं कि क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया था तूने उस लड़के के साथ, बता, जो तेरे पास रोज पैसे मांगने आ जाता है, वो घर के बाहर खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो भैया ये क्या कहलाता है, वित्तीय विनिमय, जिसमें उधार में मुद्रा लेने या ऋण देने की क्रियाएं होती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वित्तीय विनिमय कहा जाता है। स्पष्ट है? अच्छा, दूसरी एक शब्दावली और देख लो जिसका नाम है वित्त बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। बहुत सुनते हैं न्यूज में अपन कि भैया फाइनेंशियल मार्केट कमजोर चल रहा है, कोरोना की वजह से पूरा वित्त बाजार जो था एकदम से नीचे गिर पड़ा। क्या है ये? मतलब कि बेटा बाजार है ये भी एक तरह का, और वहां पर क्या है, ऐसी दुकानें बनी हुई या ऐसे इंस्टीट्यूट बोल लो आप इनको, ऐसे संस्था बनी हुई है। ये एक संस्थागत व्यवस्था है ना। अब इस संस्थागत व्यवस्था में आपके कोई भी हो सकते हैं भैया, सपोज करो इंडिया बुल्स हैं या रिलायंस की भी कोई है या बैंक्स हैं, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके वित्त बाजार में आ जाएंगे, है ना। वित्त बाजार एक ऐसी संस्था है जो मौद्रिक संपत्तियां, मतलब मैं आपको देख लो एक बार, हाँ, फाइनेंशियल मार्केट और देख लो। ये कैसी व्यवस्था है, संस्थागत व्यवस्था है, जिसमें क्या होता है, एक क्रेता होता है और एक विक्रेता होता है, और नियमित रूप से क्या करते हैं, वित्त का विनिमय करते हैं। क्या करते हैं? वित्त का विनिमय करते हैं। मतलब कि मुझे लोन चाहिए, क्या चाहिए, मुझे लोन चाहिए, या तो मैं किसी मार्केट में गया, उस मार्केट में जाके मैंने कहा कि देखो साहब ये मेरे पेपर्स पकड़ो और आप मुझे क्या दे दो, ये लोन दे दो। तो ये जो काम हो रहा है बेटा, ये क्या हो रहा है, क्रेता और विक्रेता दो जने आके बैठे हैं ना, है ना। या जैसे आप बैंक में गए, बैंक में पैसा जमा कराने गए, तो बैंक के लिए मैं कौन हूँ, मैं कस्टमर हूँ। बैंक के लिए मैं कस्टमर हूँ, तो बैंक क्या हो गया, विक्रेता हो गया, और मैं क्या हो गया, क्रेता हो गया। विक्रेता के रूप में बैंक क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज के पैसे मुझसे ले रहा है। पैसा जमा करना, उसका हिसाब किताब रखना, उसको सेफ रखना, और उसके बदले में मुझे ब्याज देना, ये सारे काम कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। वो अपनी सर्विसेज को विक्रय कर रहा है, और मैं कौन हूँ, क्रेता हूँ। और ये सारे काम किसी संस्थागत व्यवस्था के अंतर्गत चलते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वित्त बाजार बोलते हैं। समझ गए? यहाँ तक समझ गए? दो टर्मिनोलॉजी और समझ गए वित्त से संबंधित। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमारे प्यारे भारत की वित्तीय प्रणाली देखते हैं। देखो जो हमने ऊपर इंफोग्राफिक्स देखा था ना, वो हमारे प्यारे भारत की वित्तीय प्रणाली थी, जिसमें हमने दो पार्ट देखे इसके। एक तो देखा मुद्रा बाजार, और एक देखा बेटा हमने पूंजी बाजार। ये क्या होता है? अरे बेटा सिंपल सी बात है, यदि आपने पैसा ऐसे बाजार में डाला जहां पर 1 साल से कम अवधि के लिए अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया या जहां पर आपने लेन देन किया, तो वो जो बाजार क्या कहलाता है, आपका मुद्रा बाजार कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वो मुद्रा बाजार कहलाता है। मतलब ऐसी कोई भी संस्था जहां पर आपने अपनी मौद्रिक संपत्तियां, मतलब कि धन का लेन देन अल्पकालिक, अल्पकालिक शॉर्ट टर्म या 1 वर्ष से कम अवधि के लिए किया, तो वह ऐसा बाजार क्या कहलाता है बेटा? आपका मुद्रा बाजार कहलाता है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मनी मार्केट कहते हैं। समझ गए? मतलब धन का लेन देन आपने 1 साल से कम अवधि के लिए किया। अब देखो मैंने क्या लिखा है, 364 के अंदर अंदर या बराबर, और यदि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 365 से अंदर। इसका मतलब क्या हो गया, 364 दिन का आपने कोई लेन देन किया, 365 का करते ही तो साल भर हो जाएगा, ध्यान रखना। 365 से कम ही होना चाहिए। मैंने यहाँ क्या लिखा है, 364 से लेस देन और इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, 364 से एक दिन का भी यदि आपका कोई लेन देन हो गया, तो वो किस में घुस जाएगा, कैपिटल मार्केट में चले जाएगा। वो फिर कैसा कहलाएगा लेन देन, आपका पूंजी बाजार के अंतर्गत किया गया लेन देन कहलाएगा। स्पष्ट है मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थियों मित्रों को? तो मैंने क्या बोला, ऐसी मौद्रिक संपत्तियों जिनका हम अल्पकालीन या 1 वर्ष से कम अवधि के लिए व्यवहार करते हैं या लेन देन करते हैं, और वह जिस भी बाजार में हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मुद्रा बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्रा बाजार। और मुद्रा है तो भैया मुद्रा का लेन देन कर रहे होंगे, समझ गए, मनी का ही लेन देन कर रहे होंगे। चलो समझ गए ना मुद्रा बाजार अब क्या होता है? बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बेटा आप ध्यान करो, यदि हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसे का लेन देन कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, धन का लेन देन कर रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, इसका मतलब कि बाजार में बहुत जल्दी जल्दी पैसा आ रहा है जा रहा है, कम समय के लिए आ रहा है जा रहा है। मतलब कि आरबीआई क्या कर सकती है इस मनी मार्केट में, आरबीआई कौन है, बैंकों का बैंक, मतलब हमारे यहाँ पे जितने भी बैंक है उनका सबसे बड़ा पापा जी कौन है, ये आरबीआई है, बाकी सब इसके बच्चे ही मान लो। ये कौन है, बैंकों का बैंक है ना। आरबीआई की साइट पर जाके आप जब इसके काम देखोगे ना, उसमें भी यही लिखा है, बैंकों का बैंक आरबीआई। समझ गए?
और ये आरबीआई क्या करता है, इन मनी मार्केट में जो लिक्विडिटी है, तरलता की मात्रा को नियंत्रित करता है। अच्छा, तरलता तो जानते हो ना तुम, लिक्विडिटी क्या होता है? किसी को तरलता नहीं मालूम हो तो बोल देना। तरलता बेसिकली ये होता है कि पैसे कितनी जल्दी आराम से आप लेन देन कर सकते हो। सबसे तरल किसको माना जाता है? कैश को माना जाता है, नोट को माना जाता है। मतलब जिस चीज को आप जितनी जल्दी मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हो, पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो ना, वो उतनी ही लिक्विड मानी जाती है कि ये बहुत ज्यादा लिक्विड है, मतलब बहुत ज्यादा तरल है। और इस तरलता को, मात्रा को नियंत्रित कौन करेगा? मुद्रा बाजार करता है। क्यों? क्योंकि भैया ये है ही 1 साल से कम का, 1 साल में पैसे का लेन देन होना ही होना है। तो भैया इसको कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई करता है। समझ गए? अच्छा, अब देख लो बेटा, ये मनी मार्केट में भी हमने क्या देखा था, एक तो औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। समझ गए? औपचारिक मतलब फॉर्मल या ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, और ये कैसा होता है? इनफॉर्मल। अब फॉर्मल में भैया बैंक आ गए, जो हमने ऊपर देखे थे, कोई रीजनल रूरल बैंक है, कोई क्षेत्रीय बैंक है, और रेपो रेट है, कहीं म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो मुद्रा बाजार में, यदि वो 1 वर्ष से कम के लिए आप पैसे का लेन देन कर रहे हो तो वह इस औपचारिक मार्केट में आ जाएगा। अनौपचारिक मार्केट भी क्या कहलाता है? जैसे कि गांव में कोई चेट्टी है, कोई महाजन है, कोई सेठ है, उससे आप धन का लेन देन कर रहे हो, लेकिन वो 1 वर्ष से कम का कर रहे हो, तो वो अनौपचारिक में कहलाएगा। समझ गए? जो ऊपर अपन ने ये बाइफिकेशन किया है मेरे प्यारे बच्चों, ये ये तो भैया क्या कहलाएगा? औपचारिक। और ये क्या कहलाएगा? अनौपचारिक संगठन। ठीक है, स्पष्ट है? चलो आगे चलो। अब हम देख लेते हैं पूंजी बाजार। पूंजी बाजार से क्या तात्पर्य है? वही बात, अगर हम भैया ये संपत्तियां या प्रतिभूतियों का या ये धन का लेन देन मध्यम या दीर्घकालीन अवधि के लिए करते हैं, तो वो क्या कहलाता है बेटा? पूंजी बाजार कहलाता है। और ये क्या होता है? कम से कम 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक। देखो मैंने इसको यूं बनाया है, मतलब कि यदि 365 दिन आ गया ना, तो समझ लेना हो गया ये क्या? पूंजी बाजार हो गया। और मध्यम में ये मान लिया जाता है 2, 3 से 4 वर्ष, और दीर्घकालीन में तो बेटा क्या होता है? 5 से 10 साल, 15 साल तक का दीर्घकालीन अवधि मानी जाती है। समझ गए? लेकिन 365 होते ही या 365 से ऊपर होते ही आपने अपनी संपत्तियां या प्रतिभूतियां या धन का लेन देन किया है, तो वो कौन से बाजार के अंतर्गत कहलाएगा? कैपिटल मार्केट के अंतर्गत कहलाएगा। किसके अंतर्गत कहलाएगा? कैपिटल मार्केट के अंतर्गत कहलाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों यहां तक? थोड़ा थोड़ा चलो, जल्दबाजी में मत करो, इनको आराम से पढ़ो, समझो, नोट्स बनाओ। तुम तय मानो कि ये देखिए बहुत शानदार तरीके से हम इसको करेंगे, है ना? बस भैया इसको ढंग से साथ साथ जुड़ के कर लेना, साथ साथ जुड़ के कर लेना, है ना? अब बेटा दो तरह के बाजार होते हैं, एक प्राथमिक बाजार होता है और एक द्वितीयक बाजार होता है। किसमें? कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट क्या है? वहां जहां पर धन का लेन देन या संपत्ति और प्रतिभूतियों का लेन देन 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए किया जाता है। अच्छा, इसमें दो मार्केट होते हैं, एक तो होता है बेटा प्राइमरी मार्केट, एक होता है बेटा सेकेंडरी मार्केट। अच्छा, प्राइमरी मार्केट क्या कहता है? प्राइमरी मार्केट कहता है, जैसे कि आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना है, ये ऐसा मार्केट का अंग होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है, हम पहली बार अपने कंपनी की कोई ना कोई प्रतिभूतियां लेके आते हैं। इसमें क्या? प्रतिभूतियां बाजार में लेके आते हैं। पहली बार बाजार में बिकने के लिए जब भी हम अपनी प्रतिभूतियां लेके आते हैं, प्राथमिक बाजार कहलाती है वो। जिस भी बाजार में लेके आएंगे पहली बार, उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक बाजार बोलेंगे। और क्यों लेके आते हैं बेटा? प्राथमिक बाजार में हमारे घरेलू तथा विदेशी दोनों ही प्रकार के फंड की उगाही की जाती है। जैसे कि रिलायंस है ना? रिलायंस ने कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट किया और उसने सोचा कि भैया मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो वो कहां पर आएगा? इस प्राथमिक बाजार में पहली बार अपने शेयर्स लेके आएगा। पहली बार यदि वो अपने शेयर को इशू कर रहा है, तो किस बाजार में करेगा? प्राथमिक बाजार में करेगा। ध्यान रखना, किस में करेगा? प्राथमिक बाजार में करेगा। समझ गए? अब मैंने एक शब्द काम में लिया था आपसे, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज बेटा और कुछ नहीं होती। जैसे कि यदि मैं बात करूं कि विकास जी मैं हूं, मैंने कोई कंपनी स्टार्ट करी और पहली बार बाजार में पैसा लेने आया, धन का लेन देन करने के लिए पैसा लेने आया आप लोगों से, किस बाजार में आऊंगा लेने में? प्राथमिक बाजार में आऊंगा। और क्या लेके आया? एक कागज का टुकड़ा लेके आया, और उसमें साइन करके मैंने बोला कि देखो तुम सभी बच्चों को मैं ये कागज का टुकड़ा दे रहा हूँ, सब मुझे 100-100 रुपए दो, और 1 वर्ष बाद मैं तुम्हें 110 रुपए दूंगा या 120 रुपए दूंगा। ये जो मैंने आपको क्या, एक सिक्योरिटी मतलब कि प्रतिभूति दे रहा हूँ, कागज क्या है? प्रतिभूति के रूप में काम करेगी। समझ गए? और बाजार में मैं आपसे पैसा लेके आ जाऊंगा। यदि वो फेल होती है तो आप मेरे पर केस भी कर पाओगे। ठीक है? समझ गए? क्या हो गया मतलब?
जितने भी नए इश्यूज होते हैं यहाँ, जितने भी नए आपके निर्गमन होते हैं, वो सभी कहाँ पर, जिस बाजार में होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक बाजार बोलते हैं। समझ गए? ये किसका अंग होता है? ये बड़ा पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट का अंग होता है, जिसमें सभी प्रतिभूतियों को पहली बार बाजार में बिकने के लिए लाते हैं। तो वह बाजार कौन सा कहलाता है? आपका प्राथमिक बाजार कहलाता है। स्पष्ट है? और यहीं पर बेटा हमारे डोमेस्टिक और फॉरेन जितने भी पैसा लेने आते हैं ना, सब इसी बाजार में आते हैं इनिशियली, जब पहली बार यदि पैसा लगाते हैं तो, या पहली बार कोई शेयर्स लेके आते हैं। क्लियर है ये प्राथमिक बाजार? अब समझ लो द्वितीयक बाजार। द्वितीयक बाजार क्या है भैया? एक बार जब मैंने यहाँ पे शेयर्स लेके आया, सपोज करो पहली बार यहाँ पे विकास जी ने अपने सिक्योरिटीज बेचने के लिए लेके आए इस बाजार में, और ये सिक्योरिटीज किसने खरीद ली? अंकिता ने खरीद ली। अब अंकिता ने खरीद लिया, अब अंकिता ने इसको बेचना चाहेगी तो क्या होगा? अंकिता अब इसको बेचेगी तो यहाँ सेकेंडरी मार्केट में बेचने आएगी। यहाँ पर अब खरीद बेच नहीं होगी, यहाँ तो एक बार नए नए शेयर ही आते हैं। फिर जब इसको खरीदना बेचना होगा तो अंकिता यहाँ पर लेके आई, तो सपोज करो ये शेयर खरीद लिए, किसने खरीद लिए? प्रियंका ने खरीद लिए। ये किसने खरीद लिए? प्रियंका ने खरीद लिए। अब प्रियंका ने शेयर्स कहाँ पे खरीदे? ये मतलब ऑलरेडी शेयर किसी ने खरीद रखे थे, फिर दोबारा प्रियंका ने खरीदे। पहली बार उस कंपनी से शेयर नहीं खरीदे। तो ये सेकंड टाइम पे जो लेन देन हो रहा है, ये कहाँ पर होगा बेटा? सेकेंडरी मार्केट में होगा। मेरा कहने का तात्पर्य, जो पुरानी प्रतिभूति है, मतलब कि ओल्ड सिक्योरिटीज का जो व्यापार जिस बाजार में होता है, वह बाजार कहलाता है आपका द्वितीयक बाजार। क्या कहलाता है बेटा? सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। समझ गए कि अब अंकिता ने प्राथमिक बाजार से जो मैंने प्रतिभूति बेची थी, देखो साहब मेरी कंपनी का मैं लेके आया हूं, मैं अपने एक कोचिंग खोल रहा हूं, इस कोचिंग में पैसा लगाओ, ठीक है ना, या एक विद्यालय खोल रहा हूँ, 100 रुपए के 10 रुपए दूंगा एक वर्ष ये बाद में। तो वो जो कागज का टुकड़ा आपने लिया, आपने क्या किया? उस कागज के टुकड़े को आपने सोचा कि यार ये जो कंपनी है ये भैया पक्का लाभ देगी, तो आपने क्या किया? प्रियंका को मालूम पड़ा कि ये तो भैया विकास जी स्कूल बना रहे हैं, तो पक्का बेनिफिट करेगी बच्चों को और खूब बढ़िया इनका चलेगा। तो प्रियंका ने क्या किया? आपसे अनामिका से 110 की जगह 130 रुपए में खरीद लिया। कितने में खरीद लिया? 130 रुपए में खरीद लिया। और अनामिका ने भी सोचा ठीक है बेटा 30 रुपए लाभ मिल रहा है तो खरीद लो आप। तो ये जो दोबारा लेन देन हुआ है, कहाँ हुआ है? सेकेंडरी मार्केट में हुआ है। मतलब कि ओल्डर सिक्योरिटीज, पुरानी प्रतिभूतियों का व्यापार का बाजार होता है ये। समझ गए? समझ गए? और ये कहाँ पर होता है? देखो बच्चों, ये कानून के द्वारा, कानून के अनुसार ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज बनते हैं, वहीं पर ये काम होता है। कहाँ पर होता है? कानून के अंतर्गत जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, यहीं पर ये लेन देन होते हैं। समझ गए? मैंने आपसे चर्चा करी थी, देखो आरबीआई क्या करती है, ये शॉर्ट टर्म जो हम काम खेलते हैं ना, 364 दिन या 364 दिन से कम वाले जितने भी लेन देन करते हैं, वो हम कहाँ करते हैं? मुद्रा बाजार में करते हैं। और भैया जल्दी जल्दी आ रहे हैं ना, सपोज करो 2 महीने के लिए मैंने आपसे कोई ट्रांजेक्शन किया, लेन देन किया, तो इसको क्या बोलते हैं? फटाफट पैसा बाजार में घूम रहा है। तो इस तरलता की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जो स्टेप उठाए जाते हैं, वो आरबीआई यहाँ पर स्टेप उठाता है ना। जैसे कोई मुद्रास्फीति के लिए आपको कोई मुद्रास्फीति बढ़ गई, तो आपको कोई भी नियम या कोई भी नए मेजर्स लेके आने होंगे, तो किस मार्केट में लेके आओगे? मुद्रा बाजार में लेके आओगे। अच्छा फिर सर कैपिटल मार्केट में क्या करेंगे? देखो कैपिटल मार्केट में सपोज करो मैंने तो कोई कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, 4 साल के लिए कर दिया, तो 4 साल तक के लिए तो हेडक खत्म हो गई ना, जिसने भी मेरे से पैसा लिया है, और वो 4 साल तक इस पैसे को कहीं पे भी घुमा सकता है। अब ये जो पैसा है बेटा कैपिटल मार्केट का, इसीलिए देखो इसको पूंजी बाजार कहते हैं। कैपिटल मतलब जहां पर कोई एसेट क्रिएट होती है उसी को कैपिटल कहते हैं, संपत्ति क्रिएट होती है उसी को कैपिटल कहते हैं, यूं मान के चलना। तो भैया ये जो पैसा है, अब इस पैसे का क्या होगा? इस पैसे का हमारी अर्थव्यवस्था में हम क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म जहां प्लानिंग करनी है वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म जहां पर प्लानिंग करनी है, लॉन्ग टर्म लोन देने हैं, तो वो पैसा कहां से निकाल के देंगे? कैपिटल मार्केट में जो पैसा आया है वहां से निकाल के देंगे, चाहे वो प्राथमिक बाजार से आया हो चाहे द्वितीयक बाजार से आया हो। समझ गए? कोई बड़ा सा क्षेत्र बनाना है, उद्योग धंधे स्थापित करने हैं, तो इससे क्या होगा? यह जो पैसा जहां पर भी हम इन्वेस्ट करेंगे, उससे हमारे देश में उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार होता है। अच्छा ये यहाँ से तो हम दे ही नहीं सकते, मनी मार्केट से तो क्यों नहीं दे सकते कि 4 महीने बाद फिर पैसे मांगने आ जाएगा आदमी रोता रोता सा, भाई पैसे दे दे तेरे को, 4 महीने पहले वापस दे, 4 महीने की तो बात हुई थी, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही उसने मनी मार्केट में किया था। और पूंजी बाजार का पैसा क्या होता है? वो तो गया 3 या 4 साल के लिए, समझ गए, या 1 साल से ऊपर के लिए गया। तो ये पैसा कहाँ लगता है बेटा? इससे हमारे देश की उत्पादन क्षमता में विस्तार होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी में विस्तार होता है। समझ गए? अब मुझे एक चीज बताओ कि 1991 से पहले, 1991 से पहले जो हमारी आर्थिक नीति थी,
उस आर्थिक नीति में हम भैया कहाँ से पैसा, कौन सा इन्वेस्ट करना हमें ठीक रहेगा, मुद्रा बाजार से, पूंजी बाजार से? अच्छा इसको भी छोड़ो, इस क्वेश्चन को भी छोड़ो, इस क्वेश्चन को भी छोड़ो, इसको भी एक बार छोड़ो। अब मुझे बताओ, देखो कोई लीस्ट डेवलप कंट्री है जिसको मैं अल्प विकसित देश बोलता हूँ, है ना, और एक है बेटा डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित देश है, क्या एक विकसित देश है, ठीक है, समझ गए ना? तो मुझे बताओ ये पूंजी बाजार जो है और मुद्रा बाजार है, ये पूंजी बाजार की उपयोगिता किस देश में ज्यादा रहेगी? लीस्ट डेवलप कंट्रीज में रहेगी या डेवलप कंट्रीज में रहेगी, विकसित देश में रहेगी या अल्प विकसित देश में रहेगी? नहीं, जो भी देखो, फिर वही बात। अरे मेरे अंकित मिश्रा, मेरे प्यारे भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी जितना करा रहे हैं ना, अभी उस पर ध्यान दो, है ना। ये समाजवादी अर्थतंत्र कहाँ से आ गया बेटा? अल्प विकसित देश में कौन सा आप बाजार से पैसा इन्वेस्टमेंट कराओगे? उसके लिए कौन सा बाजार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? अच्छा मुझे बताओ, मुद्रा बाजार अल्प विकसित देश के लिए महत्वपूर्ण रहेगा या विकसित देश के लिए महत्वपूर्ण रहेगा? मैं अभी तक तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा, मुझे तो सिंपल। मुद्रा बाजार रहेगा अल्प विकसित के लिए है, अल्प विकसित में कैपिटल रहेगा। किसने बताया? विपिन ने बताया, ठीक है। अल्प विकसित और विकसित के लिए क्या रहेगा बेटा? विकसित देशों के लिए किस प्रकार का बाजार ज्यादा सुटेबल रहता है? मुद्रा बाजार विकसित के लिए, मुकेश ने बताया। ठीक है, देखो मुझे, मेरी बात तुम्हारे मन तक पहुंच गई, मुझे आनंद आ गए। बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, जितना अल्प विकसित देश है ना, तो वहां तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा ना। वहां तो भैया आपको पैसा देना पड़ेगा उनको 2-4 साल के लिए, तभी तो जाके उनकी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और उस पर वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। आनंद कर दिए तुम सबने मेरी बात समझ के, कि भैया अल्प विकसित देशों में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कहाँ पर, मतलब कहाँ, वहां पर कैसा बाजार होना चाहिए? वहां पर मेरे प्यारे बच्चों पूंजी बाजार होना चाहिए, ठीक है ना। कैसा बाजार होना चाहिए? पूंजी बाजार होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अल्प विकसित देशों में कैसा बाजार होना चाहिए, और भैया विकसित देशों में कैसा होना चाहिए? मुद्रा बाजार होना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी भैया इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप कर दिया, अब तो आपको केवल लेन देन और सर्विसेज संभालनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, आनंद आ गए। ठीक है, समझ गए? क्योंकि इससे हमने समझा था कि पूंजी बाजार से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। अल्प विकसित देशों में समता विस्तार की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, तो ऐसे देशों में हमें पूंजी बाजार की आवश्यकता होगी। और जो देश विकसित अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, उनमें मुद्रा बाजार की प्रासंगिकता अधिक होगी। क्लियर? बहुत बढ़िया। देखो हमारे देश में तो क्या था बेटा, 1947 से 1991 में हमारी जो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर है ना, उसमें अब इन दोनों का भेद ऑलमोस्ट समाप्त सा हो गया है ना। अब तो हम इन दोनों का मिक्सचर लेके काम करते हैं। लेकिन 1991 के बाद भारत सरकार ने अब मुद्रा बाजार को प्रोत्साहित करना स्टार्ट कर दिया। 1991 से तो पहले हमारा भी फोकस रहता था कैसे भी करके कैपिटल मार्केट या इस पूंजी बाजार को प्रोत्साहन करना चाहिए। समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम कल समझेंगे जो वित्त बाजार है ना बेटा। जब 1991 में हमारे आर्थिक सुधार आए थे, आपने देखा था, ये नई इकोनॉमिक ऑर्डर, ये नए आर्थिक जितने भी हमने अर्थतंत्र अपनाया था, नई आर्थिक नीतियां अपनाई थी, उसमें बच्चे हमने हमारे वित्त के क्षेत्र को, हमारे वित्त बाजार को सुधारने के लिए कमेटी भी बनाई थी। क्योंकि एकदम से परिस्थितियां बदली हमारी अर्थव्यवस्था में, और जैसी परिस्थितियां बदली, तो हमारे देश को एक कमेटी की आवश्यकता पड़ी। भाई जज करके बताओ कि हमें क्या क्या हमारे फाइनेंशियल मार्केट में चेंजेस करने चाहिए, वित्तीय बाजार में हमें क्या क्या हमारे चेंजेस करने चाहिए। और उसके लिए बेटा एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था नरसिम्हन कमेटी एक, पहली नरसिम्हन कमेटी एक। उसने बेटा अपनी सिफारिशें दी थी। हालांकि जो नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश थी वो अधिकतर बैंकिंग सुधार पर थी। उन्होंने बैंकिंग सुधार पे जबरदस्त अपनी सिफारिशें दी थी। फर्स्ट और सेकंड भी देखेंगे, दोनों उनकी समितियों के बारे में समझेंगे। समझ गए ना? लेकिन बैंकिंग सुधार के साथ साथ इन्होंने कई अन्य संस्थाओं के सुधारों की भी सिफारिशें दी थी, उनको भी अब समझेंगे। देखो अब आपने जितना समझा है ना, इसके नोट्स बनाना, रिवाइज करना, है ना।
क्योंकि मैं इसमें बहुत एफर्ट लगा के बेटा तुम्हारे लिए सारी चीजें लेके आ रहा हूँ, मैं चलता काम नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो मेरी आदत में ये शुमार नहीं है, ये तो मेरे एथिक्स में है ही नहीं, इसलिए उसकी तो चिंता मत करो। बट जो तुम्हें सामान दे रहे हैं इसको ढंग से देख के, लिख के, समझ के रिवाइज करना है ना। आज इतना ही करेंगे, इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, और कल फिर इसमें आगे बढ़ेंगे, है ना। बैंकिंग में बहुत बढ़िया तरीके से लेके चलेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज करते रहना बेटा ना। अरे नहीं नहीं, काहे के आभारी बेटा, काम है ये तो, इसमें तो क्या मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिलता है। चलो ठीक है, नमस्ते, मिलेंगे पुनः। लेकिन नोट्स बनाना, इनको रिवाइज अवश्य कर लेना, नहीं तो तुम्हारे विकास जी की मेहनत खराब जाएगी और मुझे बहुत दुख होगा। चलो लाइक जरूर कर जाना सबके सब, और कमेंट्स भी डाल के जाया करो। और ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा अपने प्रथम रैंक चैनल पर, है ना। किस पे कर दूंगा, प्रथम रैंक चैनल पे अपने अपलोड कर दूंगा, @PRATHAMRANK, है ना। और अपना व्हाट्सएप नंबर है 8619059759, ये व्हाट्सएप नंबर है। हम क्या कर रहे थे, बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली हमने कल स्टार्ट कर दिया था, और इसमें अपन खूब अच्छा एफर्ट लगाएंगे, आप चिंता मत करना। इकोनॉमिक सर्वे हुआ, पिछले एक वर्ष के जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हुए वो सब हम साथ ही निपटा लेंगे, हाँ। मतलब कि आपके बैंकिंग से संबंधित और फाइनेंशियल सिस्टम से संबंधित प्री और मेंस की तैयारी हम एक बार तो इसी में कर लेंगे, चाहे 5-7 दिन हमें एक्स्ट्रा लग जाए, यहीं पर निपटाएंगे। अब फिर जो भी नोट्स बने आज के बाद से भैया, जो इसमें कोई नवीन आयाम जुड़ते जाए उनको जोड़ते जाना नोट्स में, है ना। और नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी मैंने आपसे चर्चा कर रखी है। चलो जी, कल हमने देख लिया था बैंक, फाइनेंशियल सिस्टम समझा था, कुछ शब्दावलियों के अर्थ समझे थे, फिर हमने वित्तीय बाजार की प्रणाली के बारे में समझे थे, इनको बांट के देखा था, औपचारिक अनौपचारिक, फिर हमने वित्त के बारे में समझा था, और वित्त की दो टर्मिनोलॉजी भी हमने समझी थी, क्या, वित्तीय विनिमय और वित्तीय बाजार। फिर हमने भारत की वित्तीय प्रणाली समझी थी, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, ये दो प्रकार की वित्तीय प्रणाली हमारे यहाँ पर कार्य करती। आज हम आगे बढ़ा कमर्शियल बैंक्स के बारे में, कहाँ पर आ गए, कमर्शियल बैंक के बारे में। अब ये यहाँ पर हम छोड़ दिया था हमने, यहाँ से अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज का। अच्छा, कमर्शियल बैंक का मतलब क्या हो गया, वाणिज्यिक बैंक, क्या, वाणिज्यिक बैंक। बैंक तो आपने कल समझ ही लिया था ना बेटा, एक संस्थान होती है जो जमा कर लेती है और ऋण देती है ना। और वाणिज्यिक बैंक जहां पर भैया बैंक में कैसा काम हो रहा है, लाभ के लिए काम हो रहा है, कोई दान खाता के लिए नहीं है, कमर्शियल है। कहते हैं ना, ये आदमी तो बहुत कमर्शियल है यार, इससे बात मत करो, ये एक एक पैसे का हिसाब रखता है, इसको लाभ से मतलब है, ये बहुत कमर्शियल है। कई बार कहते हैं ना, किसी पिता के 3 बच्चे होते हैं तो बोले साहब हमारे छोटा बेटा जो है ना, ये तो साहब बहुत संत आदमी है, इसको तो कोई दुनिया से मतलब नहीं है, बड़ा बेटा लेकिन हमारा बहुत कमर्शियल है, लगा रहता है पैसे कमाने में। कहते हैं ना, आम बोलचाल में तो समझ गए ना, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, ये वाणिज्यिक बैंक होते हैं जिनका काम होता है भैया पैसा कमाना, समझ गए। और ये हमें क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं, क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं, समझ गए। मतलब कि एक वित्तीय संस्था के रूप में यह जो वाणिज्यिक बैंक है, ये ऋण देने के अलावा हमें क्या करते हैं बेटा, मुद्रा विनिमय, बचत आदि हमारे बैंकों में जमा करवाने, मुद्रा बाजार से संबंधित आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने, ये सारे काम किसके अंतर्गत होते हैं, वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत होते हैं, स्पष्ट है। अच्छा, अब ये वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण भी समझ लो आप, है ना, कि भैया कमर्शियल बैंक का वर्गीकरण हमारे भारत में किस प्रकार से चलता है। देखो बच्चों, इसको दो भागों में बांट रखा है, एक तो है वाणिज्य बैंक, कौन सा, अनुसूचित, और एक वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, गैर अनुसूचित, है ना। आपने सुना होगा ना, एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। अच्छा मुझे बताओ, ये अलग से क्यों हो गई जातियां भैया, क्योंकि भैया शेड्यूल जहां लग गया ना, इसका मतलब किसी कागज में इनका अलग से नाम लिख दिया, क्या, कास्टों में भी एक शेड्यूल बना दी, ट्राइब्स में भी एक शेड्यूल बना दी, तो उसी तरीके से जो वाणिज्य बैंक है ना, ये अनुसूचित, ये शेड्यूल मतलब कि किसी न किसी कागज में इन बैंकों का नाम दर्ज है। अच्छा, वो कागज पे नाम दर्ज कब होगा भैया, देखो भारत देश में तो डेमोक्रेसी है, समझ गए ना, और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सब कुछ संसद से चलता है, तो भैया संसद का काम है कानून बनाना, तो भैया कानून के द्वारा एक ऐसा कानून सम्मत कागज बना दिया जिसमें इनके सबके नाम लिखे, ठीक है। अच्छा, ये कानून कहाँ से आया, अभी इसके बारे में बात करेंगे, अभी इतना सा समझ लो बस, ठीक है। और दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक, जिसका भैया कोई कानून के कागज में नाम नहीं है, मोटा मोटा ये समझ।
इन सब की डेफिनेशन हम समझेंगे। अभी इनका विभाजन देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्या था, वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक भैया दो प्रकार के थे, एक तो था अनुसूचित और एक था गैर अनुसूचित, समझ गए। अच्छा, जो अनुसूचित था जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वही शेड्यूल जो लगा हुआ होता है, समझ गए ना। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े इसलिए बता रहा हूँ मैं ना। एक्चुअली क्या होता है बेटा, ध्यान रखो, इनके लिए कोई अलग से कोई पढ़ लिख के आने की आवश्यकता नहीं है। सपोज करो कि बैंक का काम स्टार्ट ही नहीं हुआ होता और तुम पहली बार भैया तुम्हारे पास ये चीज आती है, जब 5 आदमी बैठ के भी अगर तुम तय करते यार ये कमर्शियल बैंक है, अच्छा कैसे काम कराना है, अच्छा इसमें से कुछ बैंकों के नाम लिख दिए, इस पे एक नाम दे देते हैं भैया अनुसूचित वाणिज्य बैंक। अच्छा कुछ बैंक ऐसे हैं जिनको छोड़ दो अपने भरोसे करते रहेंगे काम, तो वो कौन से हो गए, गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक। देखो हमारे यहाँ पर जितना भी सिस्टम है ना, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे इकोनॉमी में हो, चाहे आपके ज्योग्राफी में हो, किसी में भी हो, बेसिकली ये नाम तो तुम मानवों ने दिए ना, ये अलग से तो कहीं किताब में से लिख के आए नहीं है, तो इसको सिंपल वे में चलो भैया, सिंपल में ये तरीके से उन्होंने सोचा और नाम लिख दिया बस। इसलिए कतई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं। यदि किसी व्यक्ति ने वो चीज बनाई है ना, तो इसका मतलब वो काम तुम भी कर सकते हो, समझ सकते हो, इसलिए इनमें इनमें ना बड़ा, इनको रटना मत, वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। दो वाणिज्यिक बैंक भी कैसे हैं, एक अनुसूचित और एक गैर अनुसूचित, एक को कागज में लिख दिया, एक को कागज में नहीं लिखा, और जिस कागज में लिखा है उसको कानूनी मान्यता दे रखी है आपने, समझ गए। अच्छा, अब ये जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है ना बेटा, ये भी दो तरह के हैं, एक तो हो गए देसी और एक हो गए विदेशी। इसमें भी क्या दिमाग लगाना भैया, जो हमारे देश के अंदर है वो देसी, और जो बाहर से आए हुए हैं, मतलब कि जिसके मालिक बाहर के हैं वो विदेशी, इनका भी अच्छे से हम डेफिनेशन समझेंगे ना। एक बार आपके दिमाग में ये जो बेसिकली इंफोग्राफिक्स है ना, ये सेट हो जाना चाहिए, इनका विभाजन सेट हो जाना चाहिए, फिर आप फील कर पाओगे किसकी बातचीत हो रही है। अच्छा, जो डोमेस्टिक बैंक है उनके बारे में देख लेते हैं। अब हमारे देश में ध्यान रखो, हमारे देश में जो मालिक कौन है, जैसे कोई विकास जी मालिक है, मैं यहाँ का नागरिक हूँ मैं, तो बेटा हमारे बैंक अगर यहाँ पर देखें तो दो तरह के बैंक देखे जाते हैं, एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक। अच्छा, लेकिन ये सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य क्या है, ये कोई लंदन का सरकार ने नहीं खोल रखे, ये हमारे भारत सरकार के अंतर्गत आ रहे हैं, यूं मान के चलना। क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं हम, डोमेस्टिक की कर रहे हैं। दूसरा निजी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र में जैसे विकास जी का बैंक हो गया, आपका बैंक हो गया, अजीत का बैंक हो गया। कौन कौन से हो गए, डोमेस्टिक बैंक हो गए, फॉरेन बैंक हो गए। डोमेस्टिक बैंक में हमारे देसी बैंकों में कौन हो गए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक। मतलब कि देशी से तात्पर्य कि भी ये दो जगह है ना, ये इनके मालिक कौन होंगे, हमारे भारत के होंगे, एक सरकार का होगा या कोई नहीं निजी क्षेत्र का होगा। अच्छा, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है ना, इसमें दो तरह के बैंक और हैं, ये ध्यान करना। देखो यहाँ तो आ गए राष्ट्रीयकृत, इसको ध्यान रखना, राष्ट्रीयकृत राष्ट्रीयकृत मतलब कि एक तो हमारे राष्ट्र के बैंक है और ये भी राष्ट्र का बैंक है, लेकिन ये राष्ट्र का कैसा बैंक बना दिया हमने, गैर राष्ट्रीयकृत। ध्यान ध्यान रखना, नॉन नेशनलाइज और नेशनलाइज, ठीक है। इन सब की कहानी समझेंगे, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, थोड़ा सा धैर्य रखना, अभी केवल इतना सा समझ। अच्छा, दूसरा कौन सा भाई था इसका, एक निजी क्षेत्र का बैंक था। ये भैया निजी क्षेत्र में हमारे एक पुरानी पीढ़ी के बैंक थे और एक नई पीढ़ी के बैंक थे। ये बेसिकली हम बैंकिंग की पूरी सिनेरियो हमारे सेट हो जाए ना, उसके लिए अभी हम ये बातचीत कर रहे हैं। तो भैया कितने प्रकार के कमर्शियल बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक, सब वाणिज्यिक बैंक दो हैं, एक तो है अनुसूचित, एक है गैर अनुसूचित, एक मतलब शेड्यूल और एक है नॉन शेड्यूल, ठीक है ना। अब जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उसमें साहब एक तो हमारे देश में बैंक है और एक विदेश से आए हुए वाले बैंक है, यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ बनेगा नहीं ना, ठीक है ना। अब जो हमारे देश में बैंक है साहब, हमारे देश में सरकार भी काम करती है और निजी क्षेत्र भी काम करता है। तो भैया जिसमें सरकार ने जहीं पर बैंक अपने लगा रखे हैं वहां पर सरकारी हो गए, जहां पर निजी क्षेत्र वालों ने बैंक लगा रखे हैं वो निजी क्षेत्र के बैंक हो गए। देखो इनकी डेफिनेशन हम और रिफाइंड करेंगे, एक बार आप ये समझ जाओ। फिर भैया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में हमने दो तरीके और देख लिए, राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज बैंक, और एक गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। क्लियर है यहाँ तक। राष्ट्रीयकृत जहां पर नाम आ गया उसका रिलेशन किससे बना रहे हैं हम भैया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। दूसरे तो भैया निजी क्षेत्र के बैंक हैं ही, जिसमें पहले जो पुरानी पीढ़ी के लोग चलाते थे या पुरानी पीढ़ी का ढर्रा जिस हिसाब से बैंकिंग का काम करता था, वो पुरानी पीढ़ी के बैंक और नई पीढ़ी के बैंक, इनको भी हम समझ लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। दो बांटा, अनुसूचित को दो जगह बांटा, देसी बैंक को दो जगह बांटा, सार्वजनिक क्षेत्र को दो जगह बांटा, निजी क्षेत्र को दो जगह बांटा, खेल खत्म। तो वाणिज्यिक बैंक देख लो बेटा, वाणिज्यिक बैंक की डेफिनेशन भी देख ले हम, होता क्या है ना। देखो एक्चुअली क्या है, इसकी है ना डेफिनेशन दो तरीके से निकल के आती है। कितने तरीके से निकल के आती है बच्चों, दो तरीके से निकल के आती है।
अच्छा, मैंने आपको एक चीज नहीं बोली, ये जो मैंने बाइफिकेशन बनाया है ना, आपके लिए एक होमवर्क भी है मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए एक होमवर्क भी है छोटा सा। एक मिनट, क्या होमवर्क है? ये जो मैंने बाइफिकेशन किया है ना, अब मुझे ये जरूर बताना कि भैया हमारे देश में कितने तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। अभी मत बताना, अभी किसी को ज्ञान मत देना, ठीक है ना? तुम तो अपने नोट्स बना लेना, उसमें लिख लेना, कल हम बात कर लेंगे, है ना? या वो भैया अपने इन जहां पे भी नोट्स बनाते हो ना, ऐसे संख्या लिख देना, सब शेड्यूल कमर्शियल बैंक हमारे यहाँ पे जैसे 78 है, मतलब मुझे पता नहीं कितनी है, ये आपको ढूंढना है। उसके बाद देखना भैया देसी बैंक, डोमेस्टिक बैंक्स कितने हैं, फॉरेन बैंक कितने हैं, हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स कितने हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक कितने हैं, ये देख के मुझे बताना, है ना? ये आपका होमवर्क है। होमवर्क तो क्या बोले भैया, तुम्हारे लिए लाभकारी है, मेरे लिए तो क्या है ना? थोड़ी सी एक्सरसाइज करोगे तो जीवन भर के लिए याद हो जाएगा ये आपका बाइफिकेशन, नहीं तो फिर दोबारा पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। होमवर्क क्या है, इन बैंकों की संख्या देख लेना, कितने कितने बैंक है, बैंक्स की संख्या देख लेना। समझ गए? क्लियर? आगे चलो, नहीं तो कल तो बताऊंगा भाई, मैंने तो धरी रखी है ना, मैंने तो जिम्मेदारी ले ही रखी है, मैं तो तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मेरे साथ भाई प्यारे बच्चों, इनको एक बार देख लेना। अगला वाणिज्यिक बैंक, क्या वाणिज्यिक बैंक और देख लेते हैं, होता क्या है वाणिज्यिक बैंक। देखो, इसकी दो तरीके से हम बेसिकली डेफिनेशन देते हैं, एक तो है कानूनी परिभाषा और एक होती है बेटा फंक्शनल परिभाषा, जिसको हम प्रकार्यात्मक परिभाषा के नाम से भी जानते हैं। देखो, कानूनी परिभाषा में क्या है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे एक कानून बना, ठीक है ना? कानून किस हिसाब से बना? 1949 भारतीय बैंकिंग अधिनियम, मतलब इंडियन बैंकिंग एक्ट बना। क्या बना? इंडियन बैंकिंग एक्ट बना। कब बना? 1949 में बना, ठीक है ना? भैया इस जो एक्ट में इन्होंने ये तय किया था, ये जो हमारा कानून है, इस कानून में जो जो वित्तीय संस्थाओं के नाम होके रजिस्टर हो गए, वो तो क्या कहलाएंगे? वाणिज्यिक बैंक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वाणिज्यिक बैंक कहलाएंगे। मतलब कि इसकी जुडिशियल डेफिनेशन क्या बोलती है? भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत वाणिज्यिक बैंक के रूप में पंजीकृत वित्तीय संस्था को हम क्या कहते हैं? वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। समझ गए? आप तो ये एक्ट ध्यान रखो, और पंजीकृत वित्तीय संस्था, जिसमें भी इस एक्ट के अंतर्गत ये वित्तीय संस्थाओं के नाम दर्ज हैं, तो भैया वह क्या कहलाएगी? वाणिज्यिक बैंक कहलाएगी। स्पष्ट लेते हैं, दो तरह की परिभाषाएं होती हैं, एक कानूनी परिभाषा और एक होती है प्रकार्यात्मक परिभाषा। कानूनी परिभाषा और प्रकार्यात्मक परिभाषा। कानूनी में परिभाषा क्लियर हो गई ना? क्या मैंने बोला भैया? भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत वाणिज्यिक बैंक के रूप में पंजीकृत एक वित्तीय संस्था को हम क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। एक दूसरी परिभाषा और आती है बेटा, फंक्शनल डेफिनेशन, जिसको बोलते हैं प्रकार्यात्मक डेफिनेशन, फंक्शनल डेफिनेशन। देखो, जितने मैं इधर उधर के लिए तुम्हारे लिए एमसीक्यू बनाऊंगा ना बेकाम के, उससे बढ़िया मैं ये तुम्हारे नोट्स को रिच करूंगा ना। 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा के लेके आऊंगा, 3 किताबें खोल के देखूंगा कि भैया इसमें से क्या क्या बढ़िया चीज मैं इसमें डाल दूं, मैं क्यों दिमाग लगाऊं इधर बेफालतू में। हाँ, हो सकता है, उसका लाभ अवश्य मिलता है, ये आज के टाइम में हम सब जानते हैं, कमर्शलाइजेशन का जमाना है, उसमें बिल्कुल लाभ मिलता है उसका। हाँ, और ऐसी बात भी नहीं है कि पूरा ही बच्चों को उससे लाभ नहीं होता, अगर लाभ होता होगा, लेकिन बेटा बेटा इतना वर्थ नहीं होता वो लाभ, है ना? तो अपन तो इसमें जोर लगाएंगे, मैं तो इसी में अभी जोर लगा लूं, फिर ये टाइम पे और ढंग से करा दूंगा ना, तो ही मेरी फतेह है, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, है ना? अगला बेटा फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शनल डेफिनेशन क्या बोलती है? फंक्शनल डेफिनेशन बोलती है कि एक ऐसी वित्तीय संस्था, क्या ऐसी वित्तीय संस्था जो आवश्यक रूप से, मेरे शब्द पे ध्यान रखना, जो आवश्यक रूप से मांग जमा और क्या करती हो, साथ साथ साख सृजन की प्रक्रिया करती हो। देखो, मांग जमा क्या होती है कि आपने ऐसी जमा कराई, जब आपको जरूरत पड़ी आप मांग के लिए आए, ठीक है? मांग जमा होती भी कैसी है? अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक होती है तभी तो आप मांग के लिए आए। अगर आपने कहीं पर ऐसा पैसा जमा कराया जो 3 साल बाद ही आपको वापस मिलेगा, तो वो मांग जमा नहीं कहलाएगा। शब्द ही समझ लो, बहुत है। मांग जमा मतलब कि भैया जब चाहे तब मांग के लिए आऊंगा, मेरा ही पैसा है, कि साहब पैसा मांगने आया हूं मेरा। ओके। दूसरा होता है साख सृजन, मतलब कि क्रेडिट क्रिएशन। साख सृजन की प्रक्रिया द्वारा ऋण वितरण के लिए जो अधिकृत है, उसी को क्या बोलते हैं? हम वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। अब मैं ये जो आपको कीवर्ड्स दिए उसको जोड़ के बता देता हूँ। ये इसकी डेफिनेशन पुनः बोलता हूँ, ध्यान रखना। ये एक ऐसी वित्तीय संस्था जो
आवश्यक रूप से मांग जमा, ब्रैकेट में लिख लेना अल्पकालिक जमा, उगाहने तथा साग्र सृजन की प्रक्रिया द्वारा ऋण वितरण के लिए अधिकृत होती है, वह क्या कहलाती है? वाणिज्यिक बैंक कहलाती है। ये दो डेफिनेशन इसकी चलती है, समझ गए? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं अब। कमर्शियल बैंक के कार्य देख लेते हैं। अब ये भी वाणिज्यिक बैंक तो हमने समझ लिया, हाँ सर हमें ये चीज तो समझ में आ गई, पैसा जमा कर रहा है और आगे वो क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है, साख का सृजन कर रहा है। अब लेकिन ये तो बताओ सर कि और क्या क्या काम करते हैं ये। अब इनके काम समझते हैं तो इसकी फितरत जानने लग जाएंगे अपन कमर्शियल बैंक की, फिर इसके आगे इसके अंदर की समझेंगे, तहकीकात करेंगे फिर आगे। देखो बेटा, कमर्शियल बैंक के कार्य समझ लो, दो, हर आदमी के दो तरह के कार्य होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक होता है मुख्य कार्य और एक होता है गौण कार्य। आप हमेशा ध्यान रखोगे फिर प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। देखो हम यूनिवर्सिटी में जब हॉस्टल में थे ना, तो एक बार क्या हुआ, देखो सामान्यतः हॉस्टल में जहाँ लड़के रहते हैं ना, कोई कोई गलत आदमी जानता है ना तो वो जल्दी से वहां पर आके कुछ ऐसे ऐपबाजी नहीं करता। खास तौर पे यदि लड़के लड़के ही कर लें तो अलग बात है, यूनिवर्सिटी की बात है। तो भैया हमारे हॉस्टल में रात को उसको पता नहीं, कोई नवीन कोई चोर आया होगा हमारे जयपुर में यूनिवर्सिटी में, उसको पता नहीं होगा यूनिवर्सिटी एरिया है, और यूनिवर्सिटी एरिया में सामान्यतः क्या मतलब अंदर की तरफ रहता है, अंधेरा रहता है, पेड़ पौधे ज्यादा रहते हैं, मतलब कि दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, इस प्रकार का वातावरण वहां रहता है। तो हमारे हॉस्टल में रात को साहब कोई चोर घुस आया था, उसको पता नहीं था कि ये हॉस्टल बेसिकली लड़कों का हॉस्टल है जो भी है। अब वो भाई घुस आया तो उसको पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो साहब हम तो हमारे किसी और काम में व्यस्त थे, फिर जब हल्ला हल्ला मचा तो हम भी गए, हल्ले तो मचते रहते थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कोई चोर आ गया इसलिए हल्ला हल्ला मच रहा है। ठीक है। अब देखो हमारे बालक कितने अच्छे होते हैं, देखो हॉस्टल के, किसी ने उसको मारा पीटा नहीं, और कोई आ जाता तो पीट लेते, उनको क्या लगता है ये हमारी कैटेगरी का आदमी है जो चोर है, इसको क्या पीटना भैया, क्या मारना है इसको। कितने अच्छे होते हैं बच्चे। हाँ ये जरूर है, पकड़ के बिठा लिया, जैसे रैगिंग लेते हैं उसको जैसे रैगिंग ले रहे थे। इतने में किसी ने वार्डन साहब को फोन कर दिया, वार्डन साहब पीछे रहते थे, वार्डन साहब आ गए साहब। और फिर वार्डन साहब आ गए तो आते ही उन्होंने उसको पूछताछ करी कि भाई, हाँ भाई कौन हो तुम। तो उसने बताया साहब मैं चोरी करने आ गया था। तो पहली बात तो सबने माथा पकड़ लिया, तू बेटा गरीबों के घर में चोरी करने, यहाँ बच्चों को क्या मिलता है? घर वाले घी भेज देते हैं, लड्डू भेज देते हैं, बाकी पैसे देले नहीं रहते हैं हम बच्चों के पास में। और तो किताबें ले जाएगा, किताबें भी हमारे पास 1 वीक सीरीज मिलती हैं, बाकी तो हम किताबें भी नहीं पढ़ते, तो क्या कर लेता है उसका। तो अल्टीमेटली बात ये थी, फिर उससे जब बातचीत चल रही थी ना बेटा, तो हमारे वार्डन साहब ने पूछा तू करता क्या है, काम क्या करता है। तो उसने देखो क्या बोला था, सुनो आप मेरी बात। उसने क्या बोला था, उसने बोला था साहब मेरा जो मुख्य कार्य है ना वो तो सब्जी बेचता हूँ साहब मैं। उसका जो मुख्य कार्य क्या था, सब्जी बेचने का था। तो बोला सब्जी बेचता है फिर ये क्यों करता है। बोले साहब इसमें क्या मुझे अब आनंद आता है, मेरे लिए उसको नशा नशे की तरह हो गया उसके लिए वो चोरी करना। तो उसका मुख्य कार्य क्या था, सब्जी बेचना था, उसका गौण कार्य क्या था, चोरी करना था। देखो हम क्या कॉमर्स के विद्यार्थी थे, कॉमर्स हॉस्टल में रहते थे, तो हमारे लिए तो भैया एग्जाम्पल था ना ये, कि सर इसका जो व्यवसाय करने का जो मुख्य कार्य है वो तो क्या है, सब्जी बेचना है, मतलब उससे ही अपनी आजीविका चलाता है। मेन काम तो इसका चोरी करना थोड़ी है, ये तो वैसे ही चोरी कर रहा है। तो इसको अपन को सर पुलिस को नहीं देना, मारना पीटना नहीं है, तो शौक है सर इसका, देखो बेचारा ये अपनी पेट पालने के लिए नहीं कर रहा, मतलब गौण कार्य नहीं है इसका। मुख्य कार्य क्या है इसका, सब्जी बेचना है, समझ गए। तो ये जबरदस्त हमारे साथ ऐसी घटना घटित हुई थी। तब हम समझ गए थे दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन और एक होते हैं गौण कार्य। इसी तरीके से कमर्शियल बैंक के भी दो ही कार्य होते हैं, एक मुख्य कार्य और एक गौण कार्य। मुख्य कार्यों में इनका काम होता है कि पापा जी आपको पैसा दें, वो जाके चुपचाप बैंक में जमा कराया हो, ठीक है। या भैया पापा जी जमा करा दें, और पापा जी मकान बनने के लिए जब पैसे की जरूरत पड़े तो बैंक से जाके ऋण लेके आ जाएं। ये दो ही काम मेन होते हैं, क्या, जमा कराना और लोन लेना। यदि आपके प्री में प्रश्न आ जाए कि भैया कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस के बारे में बताओ, टिक लगाओ और 4 ऑप्शन दे दें, और उसमें जमा स्वीकार करना और ऋण देना के अलावा कोई भी ऑप्शन हो ना उसको सबको कट कर देना, आंख आंख बंद करके धड़ल्ले से टिक लगाया ना भैया। प्राइमरी फंक्शन तो इसके दो ही है, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। बनी इसीलिए थी बैंक, है ना बेटा, बनी बैंक इसीलिए थी, समझ गए। मतलब कि सब्जी बेचने वाला काम जो उस चोर का मुख्य कार्य था। अगला, अब ये गौण कार्य हो गए। अब ये बेटा सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं ना, ये सामान्यतः क्या होते हैं, जैसे जैसे बैंकों की या आर्थिक एनवायरनमेंट में काम धंधा बढ़ता है ना, तो इनके फंक्शंस ऐड होते जाते हैं। क्या, जैसा समय, जैसा वहां की अर्थव्यवस्था, उसके हिसाब से सेकेंडरी फंक्शंस ऐड होते जाते हैं, समझ गए।
तो भैया सेकेंडरी फंक्शंस भी देख लो। अब समझ गए ना, एक तो जमा स्वीकार करना, ऋण देना, क्लियर है ना। और दूसरा तो आप जानते ही भाई लोन मतलब कि लोन क्रिएट करना एक तरीके से, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये ऋण देने पे ध्यान रखना। आप जब भी एक तो ऋण लेने जाते हैं ना, जब भी आपके पिताजी सपोज करो 10 लाख का ऋण लेने गए, तो वहां पर बेटा सिक्योरिटी रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? सिक्योरिटी रख लेते हैं, जिसको बोलते हैं जमानत। साहब जमानत पे क्या देके जाओगे? तो पिताजी अपनी सैलरी स्लिप लगा देते हैं, देखो साहब मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मुझे देखो 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं बैंक वाले, देखो साहब 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती है ना, तो हम आपको आपका खर्चा वर्चा हटा हटा के 5,000 रुपये तक की किस्त का लोन दे सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमेशा बेटा ध्यान रखना, जमानत के मूल्य से कम होता है क्या ऋण। ऋण जो होता है हमेशा आप जो भी सिक्योरिटी देते हो ना, उससे कम आपको मिलेगा। समझ गए? ऐसा नहीं होता सिक्योरिटी में आपने 10 रुपए की चीज दी और आपको इन्होंने लोन दे दिया 11 का, ऐसा कभी नहीं होता। इसको ध्यान रखना भी, क्योंकि जब बेटा हम देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बजट में हम देखेंगे ना, तो आपको ध्यान आएगा जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, उनके माध्यम से देश कैसे लोन लेता है, कैसे लोन देता है, और कितना लेता है, कितना देता है, जिसकी सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग। समझ गए? हमेशा कम मूल्य का रहेगा। अच्छा, और देखो, एक सिनारियो और देखो। जैसे सपोज करो आपके पिताजी ने बैंक में पैसा जमा करा रखा है। कितना जमा करा रखा है? 1 लाख रुपए जमा कर रखा है। अब ये हमेशा तो 1 लाख रुपए लेके नहीं आते कि रोज लेके आ जाएंगे, सुबह जमा करा देंगे। सामान्यतः कभी 2,000 रुपए निकाल लिए, कभी 3,000 रुपए निकाल लिए, इस प्रकार से लेन देन करते हैं। सभी के यही बेसिकली एवरेज रहता है। समझ गए ना? तो बैंक देखो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है, ध्यान रखो। बैंक एक एवरेज आपका निकाल लेता है कि भैया नकद कोशों से किस प्रकार का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये इनके फार्मूले से वो निकाल लेते हैं। फिर वो देख लेते हैं कि भैया हमारे पास 10 लाख रुपए अगर जमा है, तो हमें डेली के जो कैश ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, जैसे कि किसी के पिताजी पैसा निकालने आ गए, या जो भी बैंक में आपके बैंक में अकाउंट होल्डर है वो पैसा निकालने आ गए, तो सामान्यतः हमें 1 लाख रुपए का डेली का क्या होना चाहिए, हमारे पास रिजर्व रेशियो होना चाहिए। मतलब हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम लेन देन कर सकें डेली का। बाकी 9 लाख रुपए तो हम कहीं पर भी आके चला सकते हैं। इस फार्मूले के माध्यम से जो पैसा आपने बैंक में जमा कराया, इसी से 9 लाख से क्या करते हैं बेटा, ये क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। मतलब बैंक साख का निर्माण करते हैं, और ये जो बैंक साख का निर्माण करके जो आगे ऋण दे रहे हैं ना आपके पिताजी को, वो ये ऋण पहुंचाया जा रहा है। ठीक है ना? मतलब आपने 1 लाख रुपए जो दे रखे थे ना, आपके पैसे में से कुछ पैसा निकाल के आपको ऋण के रूप में दे दिया इन्होंने। समझ गए? इसी को क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। ये बैंक का साख निर्माण कहलाता है। समझ गए? और हमारी इकोनॉमी में देखो मुद्रा की पूर्ति भी यहीं से होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं पैसा जमा कराओ, बैंक में पैसा जमा कराओ, हमारे लोगों की सेविंग परसेंटेज बढ़ाओ। हम जो बात करते हैं ना, इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत बोलता है कि देखो, अगर 0.2 या 0.3% भी लोगों ने सेविंग कम कर दी ना, तो एकदम से 1% के आसपास जीडीपी पे फर्क करने की बात कहते हैं कि साहब इतना इफेक्ट पड़ जाएगा। और इसीलिए भैया खूब जोर देते हैं कि भैया आप सेविंग करो, सेविंग करो, सेविंग करो। क्यों करो? क्योंकि उस सेविंग से बाद में हमारे इकोनॉमी में हम क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, और उससे हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ता है। क्लियर है? अगला देख लो, सेकेंडरी फंक्शन। अब सेकेंडरी फंक्शन में वो सारे फंक्शन आ जाएंगे, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जैसे जैसे नई आपके पास सेवाएं आती जाएंगी, उनको ये जोड़ते जाते हैं। जैसे कि एजेंसी फंक्शन, ये एजेंट के रूप में भी काम करते हैं, है ना। अंकिता झा सर, साख किसे कहते हैं? साख बेटा कि बेसिकली देखो, एक साख तो ये कहलाती है कि ये जो, जैसे कि सपोज करो मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ विकास का। विकास जी अगर रात में भी किसी के पास 1 बजे भी चले गए ना, तो बोला कि साहब मुझे साहब 100 रुपए चाहिए, तो लोग आंख मीच के मुझे 100 रुपए दे देंगे। क्या? आंख मीच के मुझे 100 रुपए देंगे। क्यों? क्योंकि मेरी साख बहुत जबरदस्त है। बोलते जानते हैं भैया ये आदमी उसूलों का आदमी है, अगर ये पैसे लेने आ रहा है तो कोई ना कोई कारण होगा, या ये हमें पैसे इसको दे दो, ये समय पर हमें पैसा दे देगा। अगर कह रहे हैं कि 10 दिन बाद देगा, तो पक्का 10 दिन बाद दे देगा। ये मेरी क्या है, साख है। आप समझो, मेरी तो क्रेडिट हो गई। लेकिन जो मुझे पैसा दे रहा है वो क्या कर रहा है, ये साख सृजन कर रहा है। क्या कर रहा है? अभी जो क्रेडिट मैंने क्रिएशन करी ना, मतलब कि मैंने लोन लिया, मेरी साख पर जो मैंने लोन लिया, यही बेसिकली बेटा क्रेडिट क्रिएशन कहलाती है। हिंदी की जो साख है ना, उसी को आप इकोनॉमी में ये मान के चलो कि आपकी साख के बदले में आप पैसा लेके आ रहे हो। क्या लेके आ रहे हो? लोन लेके आ रहे हो। समझ गए? इसी को साख बोलते हैं सरल भाषा में। क्लियर है? अब जैसे आपको अगर बैंक में लेके जाना है, तो क्या बोलेंगे, साहब आपकी साख इतनी जबरदस्त है कि आप चिंता ही मत करो, कितना ही लोन ले जाओ। तो बैंक ने क्या कर दिया, क्रेडिट क्रिएशन कर दिया, साख की सृजन करके आपको पैसा दे दिया। एक तरीके से बेटा लोन लेने की जो आपकी वायबिलिटी होती है, उसी को साख बोलते हैं। क्या? उसी को क्रेडिट बोलते हैं। क्लियर?
हाँ अफरोज, आंख मीच के 100 रुपए दे दे, मतलब 100 की जगह क्या होता 500 भी आ जाए, लेकिन 100 की जगह 50 नहीं आएंगे। ठीक है ना? क्लियर है? चलो, अब सेकेंडरी फंक्शन देख लेते हैं। एजेंसी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन से मेरा क्या तात्पर्य है? एजेंट के रूप में। अब देखो आपने कई बार देखे होंगे, ये सारे एजेंसी फंक्शन है। जैसे कि ये विभिन्न मदों का एकत्रीकरण और भुगतान, मतलब कि भैया कलेक्शन और आपका पेमेंट जो होता है बैंक आजकल खूब करता है। जैसे कि आपको किराया जमा कराना है, तो ये किराया जैसे सपोज करो आपने, मकान आपका दिल्ली में था और आप रहते हैं जयपुर में, तो दिल्ली वाले किराएदार से आपने बोला कि भैया जाके बैंक में पैसा जमा करा दो। तो आपने क्या किया, उससे पेमेंट रिसीव कर लिया। ये पेमेंट रिसीव करने का काम भी क्या हो रहा है, इसका एजेंसी फंक्शन है, क्योंकि मूल काम तो जमा और ऋण देना था, तो बाकी सारे काम क्या कहलाएंगे इसके? सेकेंडरी फंक्शन कहलाएंगे। समझ गए? मतलब कि किसी को चेक लेना, किसी का किराया लेना, किसी से ब्याज इत्यादि लेना, ये सारे काम किसके अंतर्गत आते हैं? मदों का, मतलब विभिन्न मदों से मेरा तात्पर्य है कि भैया आप पैसों का एकत्रीकरण और जो भुगतान बैंक के माध्यम से करेंगे वो फंक्शन सारे इसमें आएंगे। दूसरा, प्रतिभूतियों की खरीद तथा बिक्री, मतलब कि परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, है ना? एक तरह से क्रेडिट। ठीक है, अब समझ लो बेटा, प्रतिभूतियों की खरीद तथा बिक्री, ये क्या है? बैंक अपने ग्राहकों के लिए बेटा विभिन्न प्रकार के शेयर्स, स्टॉक्स, इनकी जानकारी प्राप्त करके उनको बिक्री के लिए देता है ना? कि भैया देखो, ये कहता है बैंक, देखो हमारे पास साहब ये गोल्ड का एक सिक्योरिटी आई हुई है, जिसके माध्यम से आप इस कागज के पन्ने को खरीद लेंगे, तो बेसिकली ये पैसा तो हम करेंगे किस पे इन्वेस्ट? गोल्ड में, और इसमें हम आपको 5% का क्या देंगे? रिटर्न देंगे या ब्याज देंगे। तो ये क्या होता है? इस प्रकार की प्रतिभूतियों को की भी खरीद और बिक्री की जाती है। एक बटा बैंक ट्रस्टी तथा प्रबंधक का काम भी करता है ना? अपने अगर किसी ग्राहक है, उसने क्या बोल दिया कि साहब मेरा बैंक एज ए ट्रस्टी काम करेगा, एज ए ट्रस्टी काम करेगा, मतलब कि पैसे का सारा लेन देन इस बैंक के द्वारा होगा। ठीक है ना? और एक आप सभी जानते हो, रुपया भेजना, मतलब कि रेमिटिंग ऑफ मनी, ये हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा सोर्स है फॉरेन करेंसी का भारत में प्रवाह आने का। रेमिटेंस जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि विदेशों से जब पैसा कमा के लोग अपने मूल देश में भेजते हैं बेटा, तो उसी को क्या बोलते हैं? रेमिटेंस बोलते हैं। और हमारा रेमिटेंस बहुत बहुत जबरदस्त है, और हमारे देश का रेमिटेंस वर्ल्ड में नंबर 1 में आता है। यूं मान के चलो, आप देखो गल्फ कंट्रीज में लाखों लोग रहते हैं, वो अपनी जितनी भी कमाई है वो कमा कमा के कहाँ भेजते हैं? अपने घरों में भेजते हैं। तो भैया वो किस करेंसी में भेजते हैं? विदेशी मुद्रा में भेजते हैं। अमेरिका में जितने भी अपने लोग काम कर रहे हैं वो रुपए भेजते हैं, तो बैंक में तो भेजते हैं कि पिताजी बैंक में पैसे भेज दिए, निकाल लेना। तो एक बड़ा काम भी ये है, क्या? रेमिटिंग मनी, रुपया भेजना। पांचवा, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। देखो, आपको कहीं पर अपने पास पैसा विदेशी मुद्रा लेनी है, सपोज करो आप विदेश घूमने जा रहे हो, तो ये भैया आप वहां की करेंसी चाहिए, तो कहाँ से लेके जाओगे? बैंक में लेके जाओगे, और बैंक क्या करेगा? उस दिन की जो भी एक्सचेंज रेट होगी उसमें आपको पैसा खरीद, मतलब क्रय करके, या जो भी उसके बदले में आपको पैसा दे देगा। क्रय विक्रय क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप क्या करोगे, वो विदेशी मुद्रा खरीद के ही ला रहे हो एक तरीके से, उसकी जगह आप अपने रुपया दोगे और उसके बदले में वो आपको डॉलर, पाउंड जो भी है वो दे देगा। समझ गए? एक होता है बेटा लेटर ऑफ रेफरेंस, इसको समझ लो, ये क्या है? अभी आपको नीरव मोदी का केस ध्यान है? और नीरव मोदी के केस में ये लेटर ऑफ रेफरेंस ही था, बीच में जो कुछ था। एक्चुअली हुआ क्या था? लेटर ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि आपकी रेफरेंस पे बैंक एक लेटर लेटर इशू कर देता है कि साहब इनकी बढ़िया साख है, हम इनको जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको पैसा दे सकते हो। ये क्या होता है? बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना देश विदेश के व्यापारियों को देते हैं। क्या? देश विदेश के व्यापारियों को देते हैं। इसमें हुआ क्या था बेटा? नीरव मोदी में यही तो चक्कर पड़ा था। पीएनबी ने सिंगापुर का जो बैंक था उसको इंफॉर्मेशन क्या दी थी कि साहब ये नीरव मोदी है, हमारे यहाँ पे इसकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है, जबकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी। वहां के जो अधिकारी था पीएनबी का, उसने गलत रिपोर्ट वहां पर भेज दी थी, और उस बेसिस पे क्या हुआ था, सिंगापुर बैंक या जो बैंक था उसने नीरव मोदी को लोन दे दिया। क्या दे दिया? क्रेडिट दे दिया, साख दे दी। समझ गए? अब भैया उसकी तो साख इतनी थी नहीं, गलत लेटर पे दे दिया था, और बाद में जब पैसा डूब गया तो वो पीएनबी पे चढ़ गया कि ला पीएनबी, क्योंकि उसमें क्लॉज होता है कि आप एक तरीके से लेटर और रेफरेंस दे रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। तो पीएनबी भैया बीच में फंस गया था। समझ गए? फिर अधिकारियों की धरपकड़ चालू हो गई थी। लेटर ऑफ रेफरेंस समझ गए क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया क्या? बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना किसको देता है? देश विदेश के व्यापारी को देता है। समझ गए?
और साथ ही बेटा वे देश विदेश के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना अपने ग्राहकों को भी देता है। जैसे मैं कोई बैंक का अकाउंट होल्डर हूँ, तो मेरी सूचना किसी दूसरे बैंक को या देश विदेश में व्यापारियों को मेरी सूचना देगा ये बैंक, वो मांगेंगे ना, तो भैया थोड़ी सी राशि लेके यहाँ का मेरा बैंक उनको सूचना दे देगा, भैया विकास जी का हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है। या मुझे किसी की सूचना चाहिए तो ये बैंक क्या करेगा, विदेश के व्यापारियों के बैंक से संपर्क करता है, लेटर और रेफरेंस जारी करता है, तो वो वहां से भैया लिख के देते हैं कि साहब हमारे यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ऐसा आदमी है जिसकी बहुत बढ़िया इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। समझ गए लेटर ऑफ रेफरेंस। एक होता है बेटा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, इसको भी समझ लो, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स हल्का सा समझ लो, जो इनको बाद में भारी तरीके से बाद में समझेंगे। जैसे मेरी कोई कंपनी है, क्या मेरी कोई कंपनी है ना, मेरी ये कंपनी विकास कंपनी है। अब मैंने पहली बार अपने कंपनी के लिए पैसे उगाए। पैसे उगाए कैसे, मैंने बेटा शेयर्स निकाले। मैंने कहा कि साहब मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है और मैं हजार हजार रुपए के शेयर्स निकाल रहा हूँ 100। आप लोग मेरे ये शेयर्स खरीदो। अब शेयर्स खरीद लोगे तो आप क्या हो जाओगे, मेरे कंपनी में भागीदार हो जाओगे। और मैं क्या खूब मेहनत करूंगा और जो पैसा कमाऊंगा या जो लाभ कमाऊंगा, जितना आपका शेयर है उतना मैं आपको लाभ का शेयर दे दूंगा। ये क्या हुआ, मैंने शेयर्स क्या कर दिए, इश्यू करवा के आपको दे दी। ठीक है। अब हुआ क्या, मेरे जैसे 1,000 रुपए के 100 शेयर्स निकाले थे, और ये 100 शेयर जो निकाले बेटा सामान्यतः किसी बैंक के माध्यम से मुझे इश्यू करने पड़ते हैं। ठीक है। अब वो बैंक क्या ले लेता है, कई बार अच्छी उन्होंने सोचा विकास जी की तो बहुत बढ़िया कंपनी है और विकास जी काम भी बढ़िया करते हैं, एक काम करते हैं इनके शेयर्स हम बेच लेंगे। ये और कंपनी क्या करती है, ये बैंक क्या करती है, 1-2 रुपए के लाभ ले लेती है कि साहब 100 रुपए का आपका शेयर है तो 1-2 रुपए हम ट्रांजेक्शन का पैसा लेंगे, हम जो सर्विस दे रहे हैं आपको। और बाकी यदि आपके पूरे के पूरे 100 शेयर्स नहीं बिकते हैं तो जो बच गए वो हम खरीद लेंगे। वो कौन खरीद लेंगे, ये बैंक ही खरीद लेगी। समझ गए। अब बैंक क्यों खरीद लेती है, क्योंकि बैंक पहले ही बेटा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन कर लेती है। समझ गए, कि अगर ये बच भी गए ना शेयर्स, अगर नहीं भी बिके या नहीं भी लोगों ने नहीं लिए, तो ये शेयर्स हम ले लेंगे और इसमें लाभ कमा सकते हैं, जैसे बैंक अपनी कैलकुलेशन कर लेती है। तो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स में क्या होता है, जो बैंक बिना बिके हुए नए शेयरों को खरीदने का आश्वासन देती है, किसमें क्या करती है, बिना बिके हुए शेयरों को खरीदने का आश्वासन देते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया, कि अपनी ओर से नए शेयरों के अनबिके भाग को संपूर्ण या आंशिक रूप से कौन खरीद लेता है, ये बैंक खरीद लेता है। इसी को क्या बोलते हैं, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। ये क्लियर हो गया क्या, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं अनबिके अंशों को खरीदना। अनबिके अंशों को खरीदना। ये समझ गए मैंने क्या बोला, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। क्लियर है आपको अंडर राइटिंग ऑफ शेयर। लेटर ऑफ रेफरेंस क्लियर है, क्योंकि जब हम पीएनबी का केस डिस्कस करेंगे नीरव मोदी वाला, तो उसमें लेटर ऑफ रेफरेंस ही मेन विलन के रूप में निकल के आएगा। चलो आगे चलते हैं, अगला समझ गए, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है ठीक है ठीक है। अगला और देख लो बेटा, इनकी कुछ जनरल यूटिलिटी सर्विसेज और होती हैं। क्या, कुछ जनरल यूटिलिटी सर्विसेज और होती हैं, वो भी देख लो। जैसे कि आप बैंक में गए, बैंक का मूल कार्य तो क्या है बेटा, जमा स्वीकार करना और ऋण देना, लेकिन आपको वहां पर लॉकर की फैसिलिटी भी मिलती है। आपके पास कोई जेवरात है, घर पे रखने की बजाय आप क्या कर दोगे, बैंक के लॉकर में रख दोगे, और लॉकर में रखने के वो आपसे क्या लेंगे, पैसे लेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, लॉकर फैसिलिटी बोलते हैं। इसी तरीके से बेटा यदि आप विदेश में गए, कहाँ गए, विदेश में घूमने जा रहे हैं, तो पैसा लेके जाओगे तो सुरक्षित नहीं रहता। तो बैंक क्या करता है, ट्रैवलर्स चेक इशू कर देता है। ये ट्रैवलर्स चेक क्या होता है, बेसिकली वहां पर काम कर जाता है जहां आप घूमने जा रहे हैं। एक कागज का चेक जैसा ही होता है, आप दीजिए, उससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। समझ गए। एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट है। साख पत्र जिसको बोलते हैं, क्या, साख प्रमाण पत्र। ये लेटर ऑफ क्रेडिट से भी आपको कई बार क्या लोन मिल जाता है। कैसे, कि इसमें वही लेटर ऑफ क्रेडिट में लिख के दे देते हैं कि साहब इनकी जो साख है वो बहुत बढ़िया है, उससे भी आपको व्यवसाय के लिए अन्य कई प्रकार के लोन प्राप्त हो जाते हैं। एक होता है बेटा बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। ये भी भैया जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में आता है, मतलब कि वाणिज्यिक सूचनाएं एवं आंकड़े। क्या, इसका हिंदी में और लिख देता हूँ, वाणिज्यिक सूचनाएं एवं आंकड़े। क्या, वाणिज्यिक सूचनाएं एवं आंकड़े, ये क्या होते हैं, बैंक क्या होती है बेटा, कईयों की आर्थिक स्थिति वगैरह जो होती है किसी कस्टमर की, या यूं कह लीजिए इकोनॉमिक सिनेरियो की, उसकी इंफॉर्मेशन भी आगे प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, उसकी इंफॉर्मेशन भी आगे प्रोवाइड कराता है।
कोई व्यापार संबंधी सूचना देनी है तो वह भी कई बार बैंक अपना स्टैटिस्टिक्स बना के आगे देते हैं। और एक देखो, एक होता है बेटा हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इसको भी समझ लो, आपको भी एक नई चीज ध्यान में आ जाएगी। वस्तुओं के परिवहन में सहायता, सर ये बैंक कैसे लाभ करता है? देखो बेटा ध्यान कर लो ये सारी चीजें, क्योंकि कई बार अपने प्री में आ गया ना तो हवा भी नहीं लगेगी ये क्या चीजें थी। ठीक है, वस्तुओं के परिवहन में सहायता, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। देखो इसमें क्या होता है यूं समझ लो कि मैंने राजस्थान से क्या किया, आ, आपके यूपी में कोई सामान भेजा। ठीक है, सपोज करो राजस्थान से मैंने आपको नमकीन भेज दी, बीकानेरी भुजिया थी ना वो भेज दी। कितने की? 100 रुपए की मैंने आपको भुजिया भेज दी। ठीक है, अब वो भुजिया क्या थी, ट्रांसपोर्ट से भेजी मैंने, और वहां ट्रांसपोर्ट का एक ऑफिस था, वहां पर जाके भुजिया वहां पर पहुंच गई। क्या? भुजिया पहुंच गई। तो आपको मैंने क्या बोला कि मैंने साहब एक काम करना, आप बैंक में जाना और बैंक में जाके वहां पर ये भुजिया के 100 रुपए जमा करा देना। बैंक वाले क्या देंगे आपको? एक कागज का टुकड़ा देंगे जिसको बोलते हैं बिल्टी। क्या बोलते हैं? बिल्टी। क्या बोलते हैं बेटा? बिल्टी। समझ गए ना? बिल्टी मतलब रिसिप्ट, है ना? उसको रिसिप्ट ही बोलते हैं, लेकिन ये सामान्यतः ये जो परिवहन के लिए जो भैया क्या होता है, उस रिसिप्ट को बिल्टी के नाम से जानते हैं। होता है वो रसीद ही। क्या होती है? रसीद ही है। मतलब कि क्या होता है, व्यापारी या ग्राहक को माल भेजकर उसकी बिल्टी या रिसिप्ट बैंक में भेज देते हैं। मतलब मैंने क्या किया, ऑनलाइन ही वो रिसिप्ट कहाँ भेज दी? आपके जैसे लखनऊ के बैंक में भेज दी। और आप लखनऊ गए बैंक में, आपने 100 रुपए जमा कराए और उनसे वो रसीद ले ली। क्या? उनसे वो रसीद ले ली बैंक वालों से। और वो रसीद किसको दे दी? ट्रांसपोर्टेशन को दे दी, जहां पर भी मैंने आपको भुजिया भेजी थी। ठीक है ना? और वहां से आप भुजिया लेके अपने घर पर आ गए, बीकानेरी भुजिया लेके अपने घर पर आ गए। तो देखो इसमें बैंक ने क्या किया, बैंक बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में भी आपकी मदद करता है। किसमें? वस्तुओं के परिवहन में भी आपकी सहायता कर दी। कैसे कर दी भैया? पेमेंट करवा के। समझ गए? एक्चुअली क्या बेटा, रेलवे स्टेशन में बहुत काम आता है। रेलवे स्टेशन में क्या होता है, एक माल गोदाम होता है, वहां से यदि आपने कोई माल भेजा तो आपको माल लेने आप जब जाएंगे तो वो आपसे बिल्टी मांगते हैं। बिल्टी मतलब रसीद मांगते हैं। और रसीद मांगने का मतलब है कि आपने पैसा ऑलरेडी जमा करा दिया। और कई बार क्या होते हैं, ग्राहक बोलते हैं कि साहब मैं तो अपने वहीं पर जमा करा दूंगा जहां पर रह रहा हूँ। पहले बेसिकली खूब काम हुआ करता था, जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पहले नहीं होता था ना, तो ये खूब काम हुआ करता था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ बिल्टी। लॉकर तो समझते हो ना, लॉकर की सुविधा मतलब एक तिजोरी दे देते हैं आपको बैंक में। क्या? इसको बोलेंगे लॉकर की सुविधा। और ये है ट्रैवलर चेक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। इसको बेटा क्या बोलेंगे, मैं हिंदी में बता देता हूं। यात्री चेक तथा साख प्रमाण पत्र। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है, बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, ये मैंने आपको बता दिया, वाणिज्यिक सूचनाएं एवं आंकड़े। और ये चौथा ही भैया हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वस्तुओं के परिवहन में सहायता। ये भी सामान्य उपयोगिता की सेवाएं होगी। समझ गए? क्लियर है? दो काम थे इसके, कौन से? प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी मतलब मुख्य कार्य, सेकेंडरी फंक्शन मतलब गौण कार्य। आगे तो कर लिए, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन तो इनको करने ही करने पड़ेंगे, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ठीक है, और ऐसे ही नोट्स बनाना, मैंने नोट्स फॉर्म में ही आपको दिए हैं। चलिए, अब हमने स्टार्टिंग में बैंक, कमर्शियल बैंक का डिवाइडेशन देखा था, तो उसमें क्या नाम आया था, एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक के बारे में आया था ना? तब मैंने कहा था आपसे आगे चल के इसके बारे में समझेंगे। किसके बारे में? अनुसूचित वाणिज्य बैंक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कमर्शियल, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, है ना? अच्छा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक से मैंने आपको बताया, मतलब कोई शेड्यूल में नाम दर्ज है। अच्छा, ये किस में नाम दर्ज होता है बेटा? आरबीआई का एक्ट है 1934। ध्यान रखो, आरबीआई का एक्ट है 1934। और मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक क्या बोला था, इंडियन बैंक का एक एक्ट था, क्या? बैंकिंग अधिनियम था। 19 कौन सा था बेटा? आजादी के बाद का। क्या था वो ऊपर? अरे मैंने ऊपर एक इंडियन बैंक करके एक एक्ट और लिखा था ऊपर, वो कौन सा एक्ट था? कितना एक्ट था? 1949। बहुत बढ़िया। और ये क्या है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। ये किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। कब बना था? आजादी से पहले 1934। और तभी हमने क्या कर दिया था? रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी थी। और इंडियन बैंकिंग एक्ट मैंने आपको क्या बताया था? 1949। क्या बोला था? 1949। क्लियर है?
चलो बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, कई बार आप भैया आरबीआई एक्ट को जो नवीन बच्चे होते हैं उसको 1949 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 1949 कर देते हैं, लेकिन आप ऐसा मत करना। ठीक है, चलो। अच्छा, आरबीआई एक्ट का ये जो कानून है बेटा 1934 में, उसमें एक सेकंड शेड्यूल है। उस सेकंड शेड्यूल में अपेंडिक्स है। उस सेकंड शेड्यूल में क्या है कि जिन जिन बैंकों के नाम शामिल है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलते हैं। ये ध्यान रखना, सेकंड शेड्यूल में। उस कौन से शेड्यूल में? दूसरे शेड्यूल में। आरबीआई एक्ट 1934 में सेकंड शेड्यूल में जिन जिन भैया बैंकों का नाम लिखा हुआ है, वो सारे बैंक क्या कहलाते हैं? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब ये ध्यान रखो, ये जो बैंक होते हैं ये आरबीआई के अंडर में ही काम करते हैं। क्यों करते हैं भैया? आरबीआई एक्ट के अंदर ही तो भैया इनका नाम है। तो ये आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार ही काम करते हैं। जो भी काम करेंगे किसके दिशा निर्देश के अंदर करेंगे? आरबीआई के दिशा निर्देश में अंतर्गत करेंगे। मतलब समझ गए? अनुसूचित बैंक क्या होते हैं भैया? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूचित में शामिल ऐसे वाणिज्यिक बैंक जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करना होता है, वो क्या कहलाते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। क्लियर? अच्छा, अब इनके लिए बेटा दो शर्तें कंपलसरी हैं। क्या? आपको द्वितीय अनुसूची में केवल उन्हीं बैंकों को सम्मिलित करते हैं जो ये दो शर्तें, निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपको सेकंड शेड्यूल में नहीं डालेंगे। क्या? देखो, आप यदि कोई बैंक खोलते हो तो आपकी पूंजी और संचित कोष कम से कम 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा होना चाहिए। 5 लाख रुपए से मतलब ज्यादा होना चाहिए। समझ गए? यदि मुझे बैंक खोलना है तो मेरी जेब में 5 लाख रुपए तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। 5 लाख रुपए से ज्यादा ही होने चाहिए, नहीं तो भैया मैं बैंक नहीं खोल सकता। पहली शर्त। ठीक है, दूसरी शर्त, आरबीआई जो है बेटा वो पूरी तरह से संतुष्ट भी होना चाहिए कि आपके जो क्रियाकलाप आप करने जा रहे हैं वो सारे जमाकर्ताओं के हित में है। समझ गए? दूसरी बात क्या बोली मैंने शर्तों में? क्योंकि आरबीआई सबके पापा होते हैं। बैंकों के पापा जी कौन है बेटा? आरबीआई है। समझ गए? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात की भी क्या होनी चाहिए? संतुष्टि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संतुष्टि होनी चाहिए कि बैंक के सभी क्रियाकलाप जनता जमाकर्ताओं के हित में होंगे। ठीक है? ये दो शर्तें यदि आपने पूरी कर दी तो बैंक खोल देंगे, आपको सेकंड शेड्यूल में डाल देंगे बेसिकली। ठीक है? और तब आप भैया बैंक खोल सकते हो। मोटी मोटी दो शर्तें, है ना? फिर इसके बाद भैया नई शर्तें और जुड़ी हैं, वो अलग उसके अपेंडिक्स में आती है, लेकिन मूल शर्तें इस एक्ट के अनुसार ये दो ही हैं। अब नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, जो भैया शेड्यूल 2 में जिनका नाम शामिल नहीं है वो सारे क्या कहलाएंगे? नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जिनको हमने क्या बोला था? गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, इसको शायद मुझे लिखने की बड़ा जरूरत नहीं है हिंदी में, है ना? ठीक है? क्लियर है? चलो। अच्छा, एक बात और दिमाग में आपके आनी चाहिए कि सर देखो ये अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक है। अच्छा, सपोज करो हम सब अनुसूचित बैंक में दर्ज भी हो गए तो हमें लाभ क्या है? हमें लाभ क्या है साहब? देखो, ये जो बैंक होते हैं ना शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिसमें आपका नाम दर्ज हो जाता है, ये एक तो रिजर्व बैंक से बैंक रेट पर पैसा लेके आ सकते हैं। क्या? रिजर्व बैंक से बैंक रेट पर ऋण लेके आ सकते हैं। आरबीआई से बैंक दर पर, ध्यान रखना, इन सब चीजों को क्लियर कर देंगे आगे। बैंक दर पर क्या लेके आ सकते हैं? ऋण लेके आ सकते हैं। किससे ऋण लेके आ सकते हैं? आरबीआई से। शेड्यूल नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं लेके आ सकते। समझ गए? क्लियर है ना? अच्छा, और ऐसे बैंक जो होते हैं उनको प्रथम श्रेणी के विनिमय पत्रों का पुनर्बट्टा की सुविधा प्राप्त होती है। मैं इसको समझाता हूं, इसको बोलते हैं रीडिस्काउंट ऑफ एक्सचेंज लेटर। हिंदी में भी शब्द बोलता हूँ, ये सारी चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी। अभी तो पिक्चर चालू हुई है तो बहुत दिन चलने वाली है ये। विनिमय पत्रों के पुनर्बट्टा। क्या क्या बोला मैंने? ऐसे बैंकों को रिजर्व बैंक प्रथम श्रेणी के, क्या प्रथम श्रेणी के रीडिस्काउंट ऑफ एक्सचेंज लेटर की सुविधा भी प्रदान करता है। समझ गए ना? अच्छा, ये क्या है भैया? रीडिस्काउंट ऑफ एक्सचेंज लेटर, विनिमय पत्रों के पुनर्बट्टा। एक्चुअली क्या करते हैं बेटा, ये कागज का एक टुकड़ा ले आते हैं। ठीक है ना? उसमें बोलते हैं कि साहब आप मुझे अभी पैसा दे दो, ये कम रेट हो, जैसे 100 की जगह आपको ब्याज नहीं देना। आप 100 रुपए लेने गए, ठीक है, आरबीआई के पास, तो आरबीआई क्या करेगा? आपको
95 रुपए दे देगा। पहले ही 5 रुपए काट के आपको पैसा दे देगा, ठीक है ना। और उसके बदले में आप क्या करते हो, उसको सिक्योरिटी या एक्सचेंज लेटर जो भी देते हो, उसके बदले में आपको 95 रुपए दे देगा। क्या दे देगा? 95 रुपए दे देगा। तो ये जो उसने बट्टे पे दिया ना, ये री डिस्काउंट ऑफ एक्सचेंज लेटर कहलाता है, समझ गए। ये सुविधा आपको अगर आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक है तो ही मिलेगी, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक को नहीं मिलेगी। अच्छा, लेकिन ये ध्यान रखना, ये जब सुविधा आपको लेनी है ना, तो उसके लिए बच्चों एक काम करना पड़ता है। एक काम क्या करना पड़ता है, आपको आपके बैंक में एवरेज कैश रिजर्व रखना पड़ता है। एवरेज कैश रिजर्व रखना पड़ता है, वो तय हो जाता है। जैसे कि मैंने बैंक खोल लिया, ठीक है, और मेरे पास जमा है 100 रुपए मेरे पास जमा है, ठीक है। तो बैंक ने बोला कि देखो आपके पास एटलीस्ट 10 से 15 रुपए हमेशा बैंक में एवरेज जमा होना चाहिए। क्या? हमेशा इतना जमा तो आपके पास होना ही होना चाहिए। और इसी को क्या बोलते हैं, औसत नकद। आपका जो रिजर्व जो है वो आपको रखना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि औसत नकद कोष आपका इतना होना ही होना चाहिए। यदि आपने औसत नकद कोष को पालन कर लिया, तो आप ये पैसा भी लेके आ सकते हो। किस पे? री डिस्काउंट ऑफ एक्सचेंज लेटर, मतलब एक लेटर पे जाके आप ये पैसा लेके आ सकते हो, समझ गए। ये काम नॉन शेड्यूल बैंक को प्राप्त नहीं होता है। और नॉन शेड्यूल बैंक क्या होते हैं भैया? जो आरबीआई एक्ट, मतलब आरबीआई अधिनियम 1934 के शेड्यूल 2 में जिनका नाम दर्ज नहीं है, वो क्या कहलाएगा बेटा? गैर अनुसूचित कमर्शियल बैंक कहलाएगा। क्लियर है? गैर अनुसूचित बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो आजकल वैसे बेटा ये नॉन शेड्यूल बैंक है ना, इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। क्या? लगातार कम होती जा रही है। और ये जो बैंक है ना, इनको बेटा एक एसएलआर होता है, जिसको हम बोलते हैं सांविधिक नकद कोष। सांविधिक मतलब कानून के अनुसार है ना, सांविधिक नकद कोष, इसको बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इनकी शर्तों का इनको पालन करना होता है। इनकी शर्तों का इनको पालन करना होता है। देखो ऊपर मैंने आपसे क्या बोला था, ये एवरेज कैश रिजर्व है ना, मतलब कि औसत नकद कोष। ये औसत नकद कोष, ये जो अनुसूचित बैंक है, ये कहाँ जमा करा के रखते हैं? आरबीआई में जमा करा के रखते हैं, ठीक है ना। उन्हीं के बेसिस पे ये आपको मिलता है भैया एक्सचेंज लेटर का पैसा। लेकिन ये नॉन शेड्यूल बैंक है ना, ये आरबीआई में पैसा जमा नहीं कराते। आरबीआई इनसे पैसा अपने पास जमा नहीं करवाता, कैश रिजर्व जो है, ठीक है ना। लेकिन ये इनसे यूं कहता है कि भैया तुम नॉन शेड्यूल बैंकों पर एक सांविधिक नकद कोष का ये नियम, आपको शर्त माननी पड़ेगी कि कुछ प्रतिशत पैसा आपको अपने बैंक में हमेशा अपने पास ही रखना पड़ेगा। क्या? बैंक में ही अपने पास रखना पड़ेगा। आप चिंता मत करो, ये सारे टर्मिनोलॉजी हम एक एक करके बहुत अच्छे से आगे में समझेंगे। अभी तो केवल हम क्या शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो ये शब्द आ रहे हैं, तो इनके लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। जैसे जैसे 2-4 दिन निकलेंगे ना, तुम्हारे टिप्स पे रट जाएंगे सारे शब्द, है ना। बैंक में ही अपने पास रखना। और ये तो एसएलआर अभी कम से कम 20-25 बार रिवाइज हो जाएगा। एसएलआर समझ गए क्या है? सांविधिक नकद कोष की शर्तों को मानना पड़ता है, किसको? नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। और ये क्या होता है? ये रिजर्व बैंक पे रखने के लिए आप बाध्य नहीं हो, ये राशि आपको अपने पास ही रखनी होती है, ठीक है ना। और सामान्यतः बेटा ये बैंक क्या है, आरबीआई से उधार नहीं ले सकते। आरबीआई से उधार नहीं ले सकते, समझ गए ना। कोई असामान्य परिस्थिति आ गई कि साहब ये डूब ही रहा है, तब स्थिति में आके आरबीआई आगे आ जाए तो अलग बात है, बाकी ये इनको उधार नहीं देते, ठीक है। क्लियर? अब हम भैया वापस ऊपर चलते हैं, हमारे जो हमने विभाजन किए थे ना कमर्शियल बैंक को, वो देख लेते हैं। कहाँ चले गया? ये आ गया बेटा, ये आ गया। वाणिज्यिक बैंक को हमने बांटा, अनुसूचित वाणिज्य बैंक और गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक। ये हम दोनों समझ गए भैया, अनुसूचित वाणिज्य बैंक किसे कहते हैं, गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक किसे कहते हैं। अब बेटा ये देसी बैंक और विदेशी बैंक क्या होते हैं? ये देसी बैंक, डोमेस्टिक बैंक वह होते हैं जो शेड्यूल आरबीआई की शेड्यूल 2 में जिनका नाम तो दर्ज है, लेकिन भैया इनका स्वामित्व किसके पास होता है? मतलब कि ऐसे बैंक जिनका एटलीस्ट 50% से अधिक स्वामित्व किसके पास रहता है? भारतीय नागरिक के पास रहता है, समझ गए ना। स्वामित्व प्लस प्रबंध में नियंत्रण, ये बोलते हैं इसको, स्वामित्व प्लस प्रबंधन नियंत्रण यदि किसके पास है? स्वामित्व प्लस प्रबंधन नियंत्रण भारतीय नागरिक के पास होना चाहिए, समझ गए ना।
उसको क्या बोलेंगे? देसी बैंक बोलेंगे। अच्छा, विदेशी बैंक हम किसको बोलेंगे? जब मतलब कोई विदेशी नागरिक के पास 50% से अधिक जो है स्वामित्व या प्रबंध का नियंत्रण किसी विदेशी नागरिक के पास या किसी विदेशी संस्था के पास हो तो उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन बैंक बोलेंगे। क्लियर है? लेकिन ये फॉरेन बैंक भी ध्यान रखना, जब ये अनुसूचित वाणिज्य बैंक के नीचे हमने बांटा है तो इसका मतलब ये भी शेड्यूल 2 में इसका नाम दर्ज होगा। ठीक है ना? अगला, ये जो देसी बैंक हमने देखे थे इसमें एक सार्वजनिक क्षेत्र का था, एक निजी क्षेत्र का था। ठीक है ना? अब भैया सार्वजनिक क्षेत्र में मालिक कौन होएगा? सरकार होगा। बड़ी सिंपल सी बात है भैया। मतलब कि सरकार के पास यदि अधिकांश क्षेत्र किसी बैंक मतलब शेयर, अधिकांश शेयर सरकार के पास है तो वो कौन सा बैंक कहलाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहलाएगा। इसी प्रकार का निजी क्षेत्र का बैंक क्या कहलाएगा? यदि किसी व्यक्ति के पास या किसी इंस्टीट्यूट के पास, निजी इंस्टीट्यूट के पास उस बैंक के अधिकांश शेयर हैं, मतलब उसका अंश या अधिकांश भाग यदि किसी निजी क्षेत्र वाले के पास है तो कौन से बैंक कहलाएंगे? वो निजी क्षेत्र के बैंक कहलाएंगे। क्लियर है? ये यहाँ तक क्लियर है? मतलब कि अधिकांश स्वामित्व एवं प्रबंधन सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंक में सरकार के पास है और निजी क्षेत्र के बैंक में निजी व्यक्ति या निजी संस्थान के पास है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ या ना में थोड़ा जवाब बता दो। मुझे लगता है आप भी भावनाओं में बह गए, जो भैया कमेंट आने ही बंद हो गए। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखो ये कमेंट नहीं आते इसका मतलब है कि आप समझ रहे हो। लगातार कमेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी बुद्धि इधर उधर भाग रही है। ठीक है? चलो फिर बेटा, कौन से बैंक आ गए? ये गैर राष्ट्रीयकृत बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक। समझ गए? और एक हो गए भैया अपनी पुरानी पीढ़ी के बैंक और नई पीढ़ी के बैंक। समझ गए ना? अच्छा, ये पुरानी पीढ़ी के बैंक और नई पीढ़ी के बैंक जो थे, अच्छा कुमनाथ जी कह रहे हैं क्लियर है, भावना भी क्लियर कह रही है, चलो प्रेरणा जी भी, सीमा जी, सबको क्लियर है। फिर ठीक है राहुल, तू चिंता मत करना भाई, अपन कर लेंगे इसको, है ना? बिल्कुल टेंशन मत लेना। और मुझे मालूम है एक बार जब तू फोन मेरे से बात कर लेगा ना तो पक्का तेरे समझ में आ जाता है। ये भी संकट है। कई बार क्या होता है कि कोई गाड़ी खराब हो जाती है ना, तो आप कितना ठीक कर लो, आप कितना ठीक कर लो, साली स्टार्ट ही नहीं होती। लेकिन कई बार क्या, जैसे ही मैकेनिक के हाथ लगता है ना, वो तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। क्या? तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे मालूम है एक बार तुमसे जब तक वार्तालाप होगा नहीं, नहीं समझ में नहीं आएगा तुम्हें, लेकिन फिर तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा बात, मतलब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। चलो, देखो तुम सब प्रिय हो, मेरी किसी बात का अन्यथा मत लेना, है ना? अधिकार स्वरूप मैं तुमको डांट भी सकता हूँ भैया, प्रेम से बात भी कर सकता हूँ, कभी कभी हंसी ठिठोलो भी कर सकता हूँ, है ना? चलो भैया, ये कौन सी है? पुरानी पीढ़ी के बैंक। क्या पुराने पीढ़ी के बैंक क्या होते हैं बेटा? नरसिम्हन समिति थी जो हमने कल बात करी थी, नरसिम्हन कमेटी। और ये नरसिम्हन कमेटी क्या थी भैया? नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट। इसने क्या किए थे बेटा? कुछ सुझाव दिए थे बैंकों में सुधार करने के लिए ना। मतलब कि ये सुझाव देने से पूर्व पुराने मानदंडों के अनुसार जो स्थापित बैंक थे ना, वो क्या कहलाते हैं? पुराने पीढ़ी के बैंक कहलाते हैं। मतलब कि मैं इसको कैसे लिखूं? नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट के से पूर्व सुझावों से पूर्व पूर्व के जो मानदंड थे ना, पूर्व के मानदंड के अनुसार स्थापित बैंक। ये थोड़ा गचड़ पचड़ हो गया बेटा, लेकिन देख लेना। क्या? नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट ने जो सुझाव दिए थे, अब इसके बाद, इनके सुझाव के बाद हमने जो जो भैया रिफॉर्म्स लिए और उसके बाद जो बैंक स्थापित है वो तो कौन से बैंक कहलाएंगे? नई पीढ़ी के बैंक कहलाएंगे। मतलब कि आप ये मान लो नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट, इसके सुझाव के बाद जो बैंक स्टार्ट हुए वो तो नई पीढ़ी के बैंक थे। और इसके सुझाव देने से पहले ही पूर्व के जो मानदंड थे बैंक स्थापित होने के, उन स्थापित मानदंडों के अनुसार जो बैंक स्थापित हुए थे निजी क्षेत्र में, ध्यान रखना निजी क्षेत्र में, वो क्या कहलाते हैं? पुरानी पीढ़ी के बैंक कहलाते हैं। क्लियर है? क्या देखा आज? कमर्शियल बैंक्स के बारे में देखा। कमर्शियल बैंक को हमने भैया बांटा अनुसूचित वाणिज्य बैंक में और गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक में। अनुसूचित वाणिज्य बैंक के अंतर्गत हमने देखा कि भैया एक तो देसी बैंक होते हैं और एक विदेशी बैंक होते हैं। देसी बैंक के अंतर्गत हमने देखा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक। फिर हमने देखा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में नॉन नेशनलाइज और नेशनलाइज, मतलब ये गैर राष्ट्रीयकृत और राष्ट्रीयकृत। और निजी क्षेत्र के बैंक में हमने देखा कि भैया एक तो पुरानी पीढ़ी के बैंक थे और नई पीढ़ी के बैंक थे। अब इनका हमने नाम क्यों दिया? देखो बेटा, बैंक तो ऐसा, ये नरसिम्हन कमेटी तो क्या कब लेट बनी थी?
क्या नरसिम्हन कमेटी तो 1994 में बनी थी। कब बनी थी? 1994 में बनी थी। लेकिन 1994 से भी तो पहले बैंक थे, प्राइवेट सेक्टर के बैंक तो थे ना। लेकिन बेटा प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो 1994 से पहले बने थे, ये जो स्थापित हुए थे, उसके मापदंड अलग थे। 1994 के बाद में सारे मापदंड चेंज कर दिए। मतलब 1994 के बाद यदि आपको बैंक स्थापित करना है ना, तो उसके लिए वह मापदंड अब नहीं रह गए थे जो पहले के थे। समझ गए ना? कुछ चीजें कठिन कर दी तुम्हारी, जैसे बैलेंस शीट बढ़िया मांगने लग गए, तुम्हारे लिए कोर ग्रुप की बात कर दी कि भैया ऐसी बैंक नहीं खोल सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि अब जो 1994 से पहले बैंक स्थापित हो चुके थे या जो आए थे भैया निजी बैंक, उनको हम क्या बोलते हैं? पुराने पीढ़ी के बैंक बोलते हैं। और 1994 के बाद यदि कोई बैंक स्थापित हुआ था तो उनको हम क्या बोलते हैं? नई पीढ़ी के बैंक बोलते हैं। और ये 1994 क्यों बेंचमार्क बन गया? क्योंकि नरसिम्हन कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, अपने सुझाव दिए थे। उन सुझावों के से 1994 के बाद जो भी नए बैंक बने थे उनके लिए नई प्रक्रियाएं और नए मापदंड लेके आ गए थे। समझ गए? और भैया इस पीडीएफ के लिए @PRATHAMRANK प्रथम रैंक पर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। और किसी को भी कोई भैया एडमिशन से रिगार्डिंग या इस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग समस्या हो तो 8619059759 पर जुड़ जाना। मतलब ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे मैसेज छोड़ देना, अपन बात कर लेंगे। और एडमिशन के रिगार्डिंग भी कोई शंका हो तो भी इस पर बात कर लेना। क्लियर? आज इतना ही देखेंगे, इसको अच्छे से समझ लेना। खूब भैया आराम से हमने थोड़ा 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 पढ़ा है, लेकिन इसको खूब ढंग से पढ़ा है, खूब ढंग से पढ़ा है। इसको रिवाइज जरूर कर लेना। क्या? हाँ, भारत में जो बैंकिंग का विकास है ना, वो समझेंगे। ठीक है, पहले बैंक के बारे में समझ लिया, बैंक के कितने प्रकार होते हैं वो सब समझ लिए। अब हम हमारे भारत में बैंक कैसे बने, क्या उनकी कहानी थी, पहला बैंक कौन सा था, अभी कितने बैंक है, क्या है, ये सारी। चलिए, शुभ रात्रि। इसको रिवाइज कर लेना, नोट्स तुरंत बना लेना और आनंद से रहना। और मन में कोई भी इसमें डाउट हो तो मुझे बता देना, है ना? चलो।